चलिए खैर मेजोस्फीयर पढ़ा लिया, एक बार दिमाग दौड़ाइएगा थोड़ा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत। मैं इसलिए चाह रहा था कि ये जो झंझट है अगर धूप वाला थोड़ा गर्मी वाला वो खत्म हो जाए, तो मैं किसी भी टाइम पे बुलाऊं तो आप लोगों को तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है काफी दिनों से, मैं थोड़ा सा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, होगा। अभी ज्यादा गर्मी लग रहा है। अभी ज्यादा गर्मी लग रहा है, अच्छा चलिए कोई नहीं। सबसे पहले हेडिंग डालिए मेजोस्फीयर, मैंने जो बताया था इधर ध्यान से देख लीजिए। इलेक्ट्रोनिक उस बात को खत्म करते हैं ना, बाकी जो आते हैं वो अपना आते जाएंगे। अभी फर्स्ट डे है तो थोड़ा कुछ लोग लेट से आएंगे। पहला था क्या ट्रोपोस्फीयर, फिर मैं ऐसे नॉर्मल लेयर बताऊं तो ट्रोपो के बाद स्ट्रेटोस्फीयर, और अब मैं थर्ड लेयर यहाँ नाम बोल रहा हूँ वो है मेसोस्फीयर। मीसो मत बोलिएगा, मेसोस्फीयर, ठीक है। ये तीसरा है। अगर मैं ट्रोपोस्फीयर में लिखूं तो हाइट इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, है ना। अगर मैं स्ट्रेटोस्फीयर की बात करूं तो हाइट या एल्टीट्यूड इंक्रीज करूं तो टेम्परेचर क्या बढ़ेगा, है ना। अब एक मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं और आपको ध्यान से सुनते जाइए, बस बकवास की बातें जोकिंग बिल्कुल कम ही होगा, इसलिए 1.5 घंटा में निपटाएंगे पूरा काम, ठीक है। अलर्ट होके सर, रेडी हो गया? यस सर। तो इसमें हाइट इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज। अब देखो इसमें ना चलेगा ऑल्टरनेट, एक बार घटा दूसरी बार बढ़ा और फिर हाइट इंक्रीज हुआ तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर घटना चाहिए। ये ऑल्टरनेट हो जाता है, एक पैटर्न है। ये जरूरी नहीं है कि साइंटिस्ट मतलब सॉरी साइंस का एक लॉजिक है जो ऑल्टरनेट होगा, हो गया है, उसके लॉजिक हम आपको अलग अलग बता ही देंगे। बाकी इसका ट्रोपोस्फीयर का बोला था हाइट इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज। माइनस कितना तक जाएगा, -60 मैक्सिमम, -60 से नीचे जाएगा ही नहीं। कहाँ पे, ट्रोपोस्फीयर में। इसका लेंथ कितना हो गया, 18 किलोमीटर, अरे है ना। और फिर अगर 18 से आगे जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर तक तो 18 से आगे जाइए, कितना था, 50। और अब मैं बात कर रहा हूँ 50 से 80, यानी कि सीधा मैं पहुंच गया 50 to 80 किलोमीटर। सुन पा रहे ध्यान से? तो हेडिंग डालिए एक बार पहले मेसोस्फीयर, अलग से सेपरेट हेडिंग डालिए और उसके बाद फिर आगे बात बढ़ाएंगे। मध्य मंडल हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है, मध्य मंडल मेसोस्फीयर। चलिए चलिए देखिए, तो पहला ट्रोपोस्फीयर। मेसोस्फीयर इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ ये डायग्राम जो बनाया हूँ, इस डायग्राम में नॉर्मल बेसिक सा माइंड मैप है और कुछ नहीं। आपको याद रखना है हाइट इंक्रीज करेगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, कितना किलोमीटर से लिखे हो इसमें, 80 किलोमीटर तक ना, अरे है ना। तो 50 से 80, यानी कि यहाँ पे था 0 से 18, 18 से 50, 50 से 80। और मैंने बोला है कि यहाँ टेम्परेचर पहले अल्टरनेट होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर फैन चलाना हो तो चला लीजिए थोड़ा देर। अगर यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है फिर टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा, फिर मेसोस्फीयर में टेम्परेचर घटेगा। और ये घटने का कारण देखिए क्या है, ध्यान से, क्या आप लोग सब सुन पा रहे हैं? एक बार तेजी बोलिए सर। ठीक है, तो मैंने बोला आपको सिंपली ऐसे समझिएगा कि नीचे टेम्परेचर घट रहा है और उसके लिए रीजन भी आपको बताया कि लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव क्या होता है, दिन में गर्म करेगा बहुत ज्यादा, लेकिन लॉन्ग वेव निकलेगा बहुत धीरे धीरे। स्लो ज्यादा कौन होगा, लॉन्ग वेव या शॉर्ट वेव? लॉन्ग वेव। तो उसके कारण जो हीटिंग निकलेगा वो काफी स्लो निकलेगा। और मैंने बोला ऊपर जाते जाते तक थिकनेस के अकॉर्डिंग इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि नीचे ही सारा का सारा गैसेस सेटल डाउन हो जाता है, ऊपर वो जा नहीं पाता, क्योंकि ग्रेविटी का असर नीचे ज्यादा है। अब ग्रेविटी ज्यादा है तो उसको पकड़ के रखेगा। सुन पा रहे ध्यान से? अब जैसे ही थोड़ा ऊपर गए तो ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि अब जो आपका गर्मी है वो गर्मी ऊपर अब जा रहे हैं तो गर्मी धीरे धीरे कम होने के चांस बढ़ेंगे। अरे है ना, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो हीट को लॉन्ग वेव को रोक रहा था वो रोकने की कैपेसिटी अब उसकी हो रही है कम। क्या सुन पा रहे हैं? तो मैंने बोला कि स्ट्रेटोस्फीयर में जाते जाते आप जैसी हाइट बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर वहां इंक्रीज कर रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मैंने बोला क्योंकि इसका थिकनेस और इसका एरिया 18 से 50 तक जाते जाते ज्यादा बड़ा है, तो थिकनेस जब ज्यादा बड़ा है, मैंने बोला था, और जिसका लेंथ छोटा वहां पे घनत्व तो ज्यादा लगेगा, डेंसिटी ज्यादा लगेगा। लेकिन जब बात करते हैं मेसोस्फीयर का, तो सर अब मुझे आप ईमानदारी से खुद सोच के बताइए कि गैस मॉलिक्यूल्स जो ज्यादा ट्रैप हुआ था वो अर्थ के जस्ट नजदीक में पहले था, मतलब थोड़ा सा ऊपर, उसको ज्यादा ट्रैप किया गया था। फिर यहाँ के भी कुछ को ट्रैप करके रखा गया था। लेकिन अब जब मेसोस्फीयर में जाते हैं तो इन दोनों से थोड़ा सा दूर तो हमें मिलेगा,
अरे है ना। और गैस मॉलिक्यूल थोड़ा दूर मिलेगा, इसका मतलब है क्या कि मेसोस्फीयर में हमको कंपैरेटिवली उतनी गर्मी नहीं मिलेगी जितनी गर्मी हमको स्ट्रेटोस्फीयर में मिल रही है। दूसरी बात मैंने बोला था स्ट्रेटोस्फीयर में ही फ्लाइट प्लेन या जितने सारे वो उड़ते हैं, सुन पा रहे? और स्ट्रेटोस्फीयर में आप मुझे बताइए टर्बुलेंस ज्यादा है कि कम है? कम है। तो सर स्ट्रेटोस्फीयर में टर्बुलेंस कम है इसलिए तो हो पाता है, ट्रोपोस्फीयर में टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है और कब टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा उसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो लास्ट पर फिर बोल रहा हूँ, अभी एज इट इज हुबहू दिमाग में बैठा लीजिएगा। 0 से 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फीयर, हाइट इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज। 18 से 50 गए, हाइट इंक्रीज टेम्परेचर। मैंने बोला अल्टरनेट दिमाग में रख लो, एक बार घटा फिर बढ़ा फिर उसके बाद घटेगा। मेसोस्फीयर तक आ गए, मेसोस्फीयर का लेंथ है 50 से 80, गैप कितने का लगभग 30 का? अरे है ना, तो 50 से 80 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद इसके आगे थोड़ा सा पहुंचते हैं। मेसोस्फीयर हेड डालिए, मेसोस्फीयर उसके ब्रैकेट में डाल लीजिएगा 50 से 80 और कुछ पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट तेजी में थोड़ा लिखिएगा, लिखिए मेसोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट लेयर। जितना भी लेयर है उसमें मेसोस्फीयर सबसे ठंडा लेयर आएगा। मेसोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट लेयर। मेसोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट लेयर। हो गया? चलिए आगे दूसरा नेक्स्ट लिखिए। पहला पॉइंट मैंने बोला कि सबसे ठंडा लेयर कौन सा हो गया? मेसोस्फीयर। दूसरा पॉइंट 50 to 80 किलोमीटर ब्रैकेट में लिख लिया ना, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, अब आगे लिखिए, नोट करके चाहे ऐसे भी लिखते रहिए। दूसरा पॉइंट गैसेस का मॉलिक्यूल एज इट इज, गैसेस का मॉलिक्यूल काफी कम हो जाएगा। गैसेस का मॉलिक्यूल काफी कम हो जाएगा, इसलिए यहां कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन ऑसोसिट मतलब वो हीट को ट्रैप करेगा ही नहीं। गैसेस का मॉलिक्यूल काफी कम है। हेडिंग डालिएगा मेसोस्फीयर और मेसोस्फीयर में लिखिएगा पॉइंट गैसेस का मॉलिक्यूल काफी कम हो जाएगा, इसलिए यहां कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसलिए यहां कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो टेम्परेचर बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन, ऑसोशन मतलब एब्जॉर्प्शन का स्पेलिंग आप लिख सकते हैं, मतलब वो कोई जब गैस मॉलिक्यूल होगा ही नहीं तो हीट को ट्रैप करेगा ही नहीं। जब हीट को ट्रैप करेगा ही नहीं तो टेम्परेचर ठंडा ही रहेगा। यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने का कोई चांस नहीं है। So temperature will decrease when height increase। इसका आगे लिख दीजिएगा। So एकदम ठेठ भाषा में है। So temperature will decrease when height increases। मैं लास्ट पर एक और बोल दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग कल ट्रोपोस्फीयर पढ़ लिए थे, स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ लिए थे। आज मैं हेडिंग डलवा रहा हूँ मेसोस्फीयर, और मेसोस्फीयर के अंदर मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना है। तो मेसोस्फीयर के अंदर पहला पॉइंट मैंने बोला, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या? सर ये सबसे ठंडा लेयर है, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर। तो मेसोस्फीयर कोल्डेस्ट क्यों है, मैंने क्यों बताया? उसमें पहला कारण आपको बताया कि मेसोस्फीयर में सबसे पहला चीज ये होता है कि जहाँ गैस का मॉलिक्यूल काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम ऊपर जा रहे हैं 50 से 80, तो गैस का मॉलिक्यूल उतना एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव इधर है। वो हीट को ट्रैप करने, उसको एब्जॉर्ब करने या रोकने में बिल्कुल हेल्प करेगा। और हम मेसोस्फीयर ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी का भी अपना असर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। और अब जब हम जा रहे हैं मेसोस्फीयर के पास तो जाते जाते दो चीज हो रहा है कि गैस का मॉलिक्यूल इतना कम हो गया है कि एब्जॉर्प्शन इसमें होगा नहीं, अवशोषण कुछ होगा नहीं, और ग्रेविटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस धीरे धीरे, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के चांस इन द सेंस कि कोल्डेस्ट में, मतलब कहने का कि टेम्परेचर जो है वो घटेगा, मतलब ठंडापन हमें ज्यादा महसूस होगा। तो सर पहला अल्टरनेट में मैंने बोला, उसके बाद आपको दोनों पॉइंट बोला कि गैसेस का मॉलिक्यूल काफी कम होगा, इसलिए वहां टेम्परेचर बढ़ने का कोई चांस नहीं है। मैंने यही लिखा है ना, यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सो टेम्परेचर बढ़ने का कोई चांस नहीं है। इसलिए सो हाइट जो है अगर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। और इसीलिए मैंने ऑल्टरनेट एक डायग्राम बनाया था कि पहले वाले में ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ा, टेम्परेचर घटा। जब हम गए स्ट्रेटोस्फीयर में तो बस हाइट बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ गया, और अब फिर ऑल्टरनेट हो गया तो हाइट बढ़ा, टेम्परेचर घट गया। तो एक ऑल्टरनेट पैटर्न चलता है। तो आपको कोई एक याद रख लेना है कि ट्रोपोस्फीयर में घट रहा था, सुन पा रहे हैं, TD याद रख लेना है, ट्रोपोस्फीयर डाउन, इतना याद रखिएगा। उस पर सब में ऑल्टरनेट करते जाइएगा, बस बात खत्म। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। पहले यहाँ तक क्लियर है? जोर से बोलिए। ठीक है,
अब इसके आगे आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, जोक सपाट सप्ताह में एक दिन चलेगा, थोड़ा सा रेडी करके खत्म कर लेते हैं, तब उसके बाद मजे से आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए, अब इसके बाद ये मेसोस्फीयर में एक डायग्राम बना लीजिएगा फिर से, और उस डायग्राम में बनाने से पहले एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर जो जाएगा घटकर वो जाएगा -90°C। माइनस जरूर लिखिएगा, -90°C, यानी कि मेसोस्फीयर में 80 किलोमीटर तक जो टेम्परेचर घट सकता है वो -90°C तक जा सकता है। हो गया? ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, और मैं आपको बोलूं एक और चीज, आप सुने होंगे टूटता तारा, सुने होंगे ना, जैसे मिटियोर, मिटियोराइट्स, कॉमेट, ये सब जो कुछ वर्ड्स होते हैं अलग अलग सुने होंगे। ब्रह्मांड में सब इधर जो पिंड घूमते रहता है, अब बहुत सारी चीजें होती हैं, इतना सारा चीजें कि उसको नहीं करते। बट याद रखिएगा, मेसोस्फीयर में लगभग हम लोग 80 किलोमीटर तक जा चुके हैं। मेसोस्फीयर से ये जो कॉमेट है, जो टूटता तारा, या फिर बहुत सारे वर्ड्स हैं, मिटियोराइट्स है, मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, इसका आप हिंदी और डेफिनेशन एक बार सिर्फ गूगल सर्च करके लिख लीजिएगा, बाकी मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो पहला लिखिए कॉमेट, लिखिए। अच्छा, कॉमेट इसमें टूटता तारा इसमें मत लिखिएगा, ऐसे एक काम करिए, एक मिनट रुक जाइए, पहले लिखिए मिटियोर। मिटियोर एक बुलेट का गाड़ी भी ना है, मिटियोर 350, तो मिटियोर लिखिएगा, ये है टूटता तारा। बाकी आप हिंदी देख लीजिएगा, अगर कहीं हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मिटियोर पहला हो गया, स्पेलिंग लिखिए ना मिटियोर का। दूसरा मिटियोराइट्स, या इसमें क्या करिए, मिटियोराइट में राइट वाला हटा दीजिए, मिटियोराइट कर लीजिए, मिटियोराइट होता है, मिटियोराइट, METEOROID, मिटियोराइट। ठीक है, अगर हो सकता है मिटियोराइट। मिटियोराइट के बाद दूसरा, अगर ये भी हो तो इसी टाइप का ये लिख सकते हैं, दोनों सही है। तीसरा पॉइंट लिखिए अब कॉमेट, COMET, कॉमेट, मैं लिख ही देता हूँ। ये तीनों शब्द, चारों शब्द जो भी है, सबको आपको थोड़ा सा अपने लिखना है, फिर मैं समझा दूंगा। अब उसके बाद लास्ट एक और लिखिए, एस्टेरॉइड। ये सब खगोलीय पिंड जो आप सुनते हैं, सब वही सब है ये एस्टेरॉइड। उसके बाद लिखिए मीटियोराइट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सबसे ऊपर, मीटियोराइट। सुबह उठ के आज मजा आ रहा है? जो बोलो ना, जिसका आदत नहीं वो उसको मजा कैसे आएगा? वो तो आते थे बोल रहा है कि गर्मी से अभी ज्यादा लग रहा है, जिसको उठने का आदत नहीं है। चलिए आगे, खैर कोई बात नहीं। वैसे सुबह का हवा थोड़ा सा ठंडा तो लगा ही होगा, मुझे तो फील हुआ है, आपको पता नहीं। आगे ये नेक्स्ट, ये पॉइंट सब लिख लिए? जोर से बोलो ना। कितने लोग आज 5 बजे उठो, हाथ खड़े करो। कितने लोग 6 बजे उठो? कितने लोग उठ के बाद चल दियो? मतलब बहुत सारे सीन है ना, अलग अलग टाइप के सीन्स होते हैं। जो भी है, जिस टाइम पे उठते हैं, जैसे उठते हैं, बस इतना याद रखिएगा, मेंटली रात में अपने आप दिमाग को बोल दीजिएगा कि सुबह उठना है तो उठ जाइएगा। सुन पा रहे हैं? नहीं उठने की कोशिश करिएगा तो जीवन में कभी नहीं उठिएगा, बस दिमाग से। खैर ये पॉइंट लिखिए। अब इस पॉइंट को मैं, आप सोचिए कि मेसोस्फीयर के समय ही क्यों लिखवाया हूँ, तो आपको क्या नोट करके अब लिखना है, क्योंकि सर ये मेसोस्फीयर में इन सब चीजों का मिलना, इन सब चीजों का घटित होना, एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर ये और इसके आगे का जैसे थर्मोस्फीयर है, आयोनोस्फीयर है, उस सब में नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगा। तो जब भी कभी मिटियोराइट, मिटियोर, ये कॉमेट, इन सब का जिक्र हो तो आपको किससे कनेक्ट करना है, मेसोस्फीयर से या फिर थर्मोस्फीयर से? चलिए मेसोस्फीयर से कनेक्ट करेंगे। तो अब आप एक डायग्राम बनाइए तेजी में, जल्दी से, यही वाला, कुछ नहीं, माइंड में बनाना है, तेजी में बनाइए, थोड़ा सा चौड़ा, थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा। मैं तो उस पे एक माइंड में बनाइएगा, उसके अंदर ट्रोपोस्फीयर पे लिखिएगा और सारे फैक्टर लिखते जाइए। जैसे मैं, मुझे बोलने की जरूरत पड़नी वैसे चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल ही देता हूँ। तो मान लीजिए सबसे पहला माइंड में बना लीजिए और उसमें ट्रोपोस्फीयर आपने लिखा, सारे फैक्टर एक ही जगह रख लीजिए, जैसे जैसे करते जाइए सब जगह कंक्लूड करते जाइए। ट्रोपोस्फीयर हाइट इंक्रीजेस, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। ये 0 से 18 -60°C मैक्सिमम जाएगा। और ट्रोपोस्फीयर के अंदर मैंने बोला टर्बुलेंस ज्यादा,
तो सर आप आराम से उसको लिख सकते हैं टर्बुलेंस ज्यादा रहेगा। आप उसके बाद 18 से 50 तक गए स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें टर्बुलेंस काफी कम। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तब जब हाइट बढ़ेगा, मतलब हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मैक्सिमम कितना तक जाएगा टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर में? -60 से कहां जाओगे? 0 तक, यानी कि -60 से आप गए 0 डिग्री तक, ठीक। और उसके बाद फिर अब मैंने अभी बताया मीजोस्फेयर, तो अब 50 से 80 गए, यानी कि 50 से 80 मीसो नहीं मीजो। और हाइट बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। उसके बाद यहाँ लिख लेना मीटियोर। मीटियोर कुछ नहीं याद हो तो बुलेट गाड़ी के नाम से याद रख लेना, मीटियोर मीजोस्फीयर से याद हो जाएगा, बात खत्म। सारा चीज इसके अंदर मीजोस्फीयर से रिलेटेड आएगा। सबसे ठंडा इन तीनों में कौन होगा? पूरे लेयर में सबसे ज्यादा ठंडा मीजोस्फीयर होगा। पूरे लेयर में सबसे ज्यादा ठंडा मीजोस्फीयर होगा। इसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊंगा उन सबसे ज्यादा ठंडा मीजोस्फीयर होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये तीनों पैटर्न क्लियर होते जा रहे हैं। डिस्टेंस और टेम्परेचर, एक का याद रखिए HD, ठीक है। हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर डाउन करेगा, HD याद रखिए या TD याद रखिए। एक बार आप याद रखिएगा, पहले में घटेगा उसके बाद बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर अभी जो पढ़ाऊंगा तो क्या होना चाहिए उसके बाद? बढ़ेगा, और वही होगा, बात खत्म। सुन पा रहे? चलिए अब आगे नेक्स्ट लिखिए आयोनोस्फीयर। आयोनो IONO आयोनोस्फीयर। सात बजे वाला गाड़ी वो रह गया लग रहा है। जो सबसे पहले बोला था ना कि सर सुबह सुबह कर दीजिए, वही गायब रहता है। जिसको बोलते हैं चलो ठीक है तुम ऐसे बस वही गायब हो जाता है कि चलो ठीक है सर, आप बोल दिए ना, मेरे को संतुष्टि मिल गया। बाकी अब 1-2 दिन रेस्ट लेके आएंगे। आयोनोस्फीयर में कुछ पॉइंट्स जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, लिखते जाइएगा तेजी में, पहले फिर समझाऊंगा इकट्ठा। लिखिए पहले तो लिख लीजिए इसका डिस्टेंस। आयोनोस्फीयर 80 से 640, सबसे लंबा लेयर यही होगा। क्योंकि देखो ना 0 से 18 था, 18 से 50, 32 का डिफरेंस कुछ आ रहा है ऊपर, फिर 50 से 80, 30 देखो 80 से सीधा गया 640, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया। लगभग कितना? 640 का गैप हो गया, नहीं मतलब कुछ हो गया, देख लो घटा तो आता ही है ना, तो 560 या 508 जो भी है, मतलब कितना होगा? 640 में 80 घटाओ तो 560 हो गया ना, यानी कि 560 किलोमीटर का लेयर है कौन सा? आयोनोस्फीयर। पहले एक लेयर है। अब आगे ये नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिखते जाइएगा तेजी में, लिखिए। अब आप मुझे थोड़ा अच्छे से बताइएगा, एरिया इसका ज्यादा थिकनेस ज्यादा बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। थिकनेस जब ज्यादा होगा तो गैस मॉलिक्यूल आपको इकट्ठा दिखेगा कि फैला हुआ दिखेगा? फैला हुआ दिखेगा, स्प्रेडेड दिखेगा। और सर हम अब आ गए हैं 80 से 640, तो गैस मॉलिक्यूल जो मिल रहा है वो इतना ऊपर तो जाकर आपको नहीं मिलेगा। कहने का कि स्पेस में जब आप जाते हैं तो स्पेस में अगर ऑक्सीजन अवेलेबल आसानी से होता तो फिर लोगों को सिलेंडर और मास्क लेके जाने की जरूरत पड़ती, या ऑक्सीजन की? अरे हाँ है ना। तो लॉजिकली कहने का भी नहीं क्या है, हमारे अर्थ से कुछ ही ऊपर तक, सरफेस तक कुछ ऊपर ही हमें मिल जाता है ऑक्सीजन, जो हमारे सर्वाइविंग के लिए जरूरी है। क्या सुन पा रहे हैं? लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे धीरे धीरे क्या होगा? ग्रेविटी का मात्रा कम, क्योंकि अर्थ से हम धीरे धीरे दूर जाने लगे, और उसके बाद ऑक्सीजन और हर गैसेस का मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम। अरे ऐसा ना। तो सर अब हम क्या बोल रहे हैं आयोनोस्फीयर में कि 80 से 640 किलोमीटर जा रहे हैं, तो लार्ज एरिया, डिस्टेंस भी हमारा बढ़ गया, मतलब हाइट बढ़ गया, और अब हमारे पास ऑप्शंस कम हैं क्योंकि गैसेस मिलने हो जाएंगे कम। और देखो जब तक गैसेस मिलेंगे नहीं तब तक ट्रैप कौन करेगा? मान लो अगर CO2 मिल रहा है तो हीट को ट्रैप करके उसको गर्मी बना दिया। अब गैस ही नहीं है तो ट्रैपिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? काफी टफ हो जाएगा। और सर इस पे एक वर्ड यूज किया है, उस पर ध्यान देना, आयोनो, यानी कि आयन से वर्ड आया है। सुन पा रहे हो? और आयन आपको मैंने बताया है हल्के हल्के हिंट में भी बहुत बार। तो आयन कुछ नहीं होता है, जो चार्ज किसी भी एटम पे है उसको आयन बोल रहे हैं। और इसमें 2 चार्ज हो सकते हैं, एक हो जाएगा आपका कटायन और एक हो जाएगा अनायन, जिसपे ऋणात्मक और धनात्मक कुछ आप लोग बोलते हैं। तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है। तो अगर सर हम नेगेटिव की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को बोल ही सकते हैं, अरे हाँ है ना। पॉजिटिव हम प्रोटॉन को बोल ही सकते हैं, मतलब अभी समझने के लिए। क्या सुन पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सुने है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसको पता है कितना बताना? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है?
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? पढ़ के तो आई हैं आप लोग। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सर आपको थोड़ा सा बेसिक दिमाग रखना है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया? ये रट्टा मारने वाला काम है, जे थॉमसन। प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक। ये सब कुछ नाम ऐसे हैं जो अरे लुसेंटवा में मिल ही जाता है। लुसेंट में नहीं भी मिलना चाहिए तो आपको कम से कम 10th में और 11 12 तक आते हैं तो इतना आइडिया हो जाता है। 10th में भी ये है, 10th में ना ये सब कुछ है, उसमें भी बताया हुआ है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। उसमें बताया अरे बीआई, ओम्स लॉ पढ़े तो हैं आप लोग, P इक्वल टू VI, V इक्वल टू IR, उसको पढ़े हैं। खैर, तो मैंने बोला आयन से रिलेशन है, मतलब कहने का ये कि सर यहाँ पे हीट ज्यादा होता है और हीट जो ज्यादा होने का कारण है दो चीजों में ब्रेक करता है। ब्रेक कैसे करता है? एक में पॉजिटिव, दूसरे में क्या, नेगेटिव। सुन पा रहे हैं? और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, अरे ऐसा ना हो। और एनर्जी अगर चाहिए भी तो जब तोड़ेगा तो एनर्जी रिलीज भी तो होगा। मतलब आग जब आप लगाते हैं, सिंपल सा बात है कि C+O2 तो CO2 बना और उसके कारण कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज भी होगा हीट के फॉर्म में। अगर आप चूल्हा पे मतलब पकाते हैं खाना, तो खाना पकाते हैं तो खाना बन गया, ठीक है, वो आपका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा। और कहने का उसी तरह से मेरा सिंपल ये है कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ आयंस का डिस्कशन हो और हीटिंग इफेक्ट इस तरह हो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ब्रेक किया जा सके, उसी को हम आयोनोस्फीयर बोलेंगे। तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल, अभी हम दूर जा रहे हैं तो ग्रेविटी तो बिल्कुल लगभग जीरो होने लगा है। सुन पा रहे हैं? 80 से 640 में ग्रेविटी की मात्रा इतनी कम हो गई कि गैस मॉलिक्यूल वहां टिकेगा ही नहीं। और जब गैस मॉलिक्यूल टिकेगा नहीं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बातें होंगी, यानी कि एटम्स की बातें होंगी। और इसलिए जब जब आपको कुछ भी बोले कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, सीधा दिमाग लेना चाहिए कहाँ की बात कर रहा है, आयोनोस्फीयर की। बस सभी बेसिक्स याद रखिएगा। तो चलिए कुछ पॉइंट लिखिए तेजी में, 80 से 640 के बाद लिखिए। लार्ज एरिया, तेजी में हाथ बढ़ाइएगा। सो नो हेवी गैसेस, नो हेवी गैस मॉलिक्यूल। लार्ज एरिया, सो नो हेवी गैस मॉलिक्यूल्स। लार्ज एरिया, सो नो हेवी गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। अच्छा आप मुझे बताइए, मेसोस्फीयर तक आते हैं तो गैस मॉलिक्यूल ऐसे ही कम मिलने लगा है। जब हम अभी बात बोले कि मेसोस्फीयर तक आते हैं तो कोल्डेस्ट है ये। अगर मेसोस्फीयर को मैंने बोला कोल्डेस्ट लेयर, इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल्स काफी कम है जो ट्रैप कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हीट को ट्रैप नहीं कर रहे। कौन से हीट को? लॉन्ग वेव वाला या शॉर्ट वेव वाला? लॉन्ग वेव वाला। मैंने बोला था शॉर्ट वेव का स्पीड ज्यादा होगा, जितना धूप अभी आ रहा है सब शॉर्ट वेव है, पूरा तेजी में। अब उसके बाद शाम होगा तो धीरे धीरे हीट रिलीज होता है, अचानक से ठंडा नहीं हो जाता है। तो लॉन्ग वेव में ऐसा क्या होगा, धीरे धीरे मूव करेगा। क्या सुन पा रहे? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसके अलावा इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए, ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट of ions, ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट समझ रहे हैं ना, बमबारी मतलब उसको हीट जो लगा, मतलब जो एनर्जी लगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ दिया जाए, उसी को बोल रहे हैं बमबार्डमेंट वर्ड सुने होंगे आप लोग, हिंदी में बमबारी समझ लीजिए, मतलब इस तरीके से बम चला देगा, पूरा तोड़ते फोड़ देगा, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ आयंस दिस स्फीयर इज कॉल्ड आयोनोस्फीयर, या दिस लेयर इज कॉल्ड आयोनोस्फीयर। Due to bombardment of ions, this layer is called ionosphere. आइए नेक्स्ट लिखिए, and due to ionization, energy will be, due to ionization, energy will be released after bombardment. Due to ionization, energy will be released after bombardment. Hence
we see some heating effect. Hence we see some heating effect. हाँ, and we see some heating effect. कोई बात नहीं, 9 बजे जगने वाले या 7 बजे जगे हैं, मजाक की बात थोड़ी ना है। थोड़ा तो असर होगा, मैं मान के चलूंगा कि नींद आएगा ही। अरे नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, थोड़ा सा नींद आता है, वो आएगा, आना भी चाहिए। आपकी आदत एकदम से एक दिन में थोड़ी ना बदल जाएगी, लेकिन गर्मी है, 6 बजे तो खुल जाना चाहिए। कितने लोग घर में एसी है, हाथ खड़े करिए। ठीक है, एसी नहीं है तो बहुत बढ़िया है, समझ पा रहे, बीमार और ज्यादा पड़िएगा। ऐसा किसका कहना है? मिडिल क्लास का। आप समझ पा रहे? सुन लीजिए, ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। कोरोना जब हो रहा था तो लोग क्या बोल रहे थे? एसी के कारण हो रहा है। याद है आप लोगों को? ऐसा कुछ अफवाह फैला था कि जिसके घर में एसी है उसको कोरोना हो रहा है। तो बहुत लोग अपना एसी निकाल के बाहर रोड पे फेंक दिए। हमको पता चलता कि कहाँ फेंक रहे हैं तो हम पकड़ लेके आ जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए, मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि अभी फिर से आने वाला है ये बात, ठीक है? नहीं, कोरोना नहीं आने वाला है, लोड मत लीजिए। एसी वाला बात अभी फिर से आने वाला है, और आप देख लीजिएगा, फिर से न्यूज में आपको मिलेगा इसका चर्चा, गारंटी, ठीक है? बहरहाल, जब जरूरत नहीं हो तो एसी मत लीजिए। और बिहार में मुझे लगता है जो गांव में रहते हैं उनको एसी की जरूरत भी नहीं है। पेड़ का छांव इतना मस्त है ना कि वैसा छांव एसी क्या ही देगा। सारे लोगों को जरूरत है, समझे? जो अपने आप से उन लोग जरूरत है, अदरवाइज पेड़ की छांव बहुत मस्त है। और जबरदस्त का एसी लगाने का सिस्टम है तो पेड़ लगा के रखिए। मैंने बार बार बोला था, एक पेड़ अपने घर के आसपास लगाइए, और दोपहर के समय सबसे मजा लीजिए आप, और पुण्य भी कमाइए अलग से, क्योंकि जो अगर रास्ते में आकर बैठ भी जाता है तो पुण्य अलग देगा कि बहुत भला मानुस आदमी बड़ा पेड़ लगा दे बड़ा। क्योंकि मोतिहारी में आजकल पेड़ दिख नहीं रहा है, आप समझ पा रहे हो? क्योंकि सब जगह काटा, जो बच्चे रोड के आसपास था वो भी जो लोग काट उठ के बराबर कर दिए। पहले रोड के बीच में भी था, अभी वो देख रहे हैं वो भी गायब हो गया। पता नहीं अब क्या है, नहीं है, सरकार का इतना सारा पैसा उस पर खर्च हुआ, अब दिख नहीं रहा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पानी वाली छत पे रख दिया करिएगा। सीढ़ी उड़ी अभी बहुत सारे होते हैं, ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, लेकिन गांव के लोग पहले से इस बात को समझते थे, वो लोग जानते थे, इसलिए हमेशा कटोरों में पानी छत पे रख दिया करते हैं, अपने खिड़की के पास रख दिया करते हैं। आप देखिएगा, बहुत पक्षियों को उससे राहत मिलता है, और उससे आपको मिलेगा, क्योंकि अभी गर्मी के समय उनको पानी जल्दी मिल नहीं पाता है, और जिसके कारण लोग तड़प के मतलब डेथ हो जाता है। 2047 तक एक डेटा है जिसके अनुसार पीने का पानी बहुत नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप कर सकते हैं काम, छोटा सा काम कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्यू टू आयनाइजेशन, मैंने लिख दिया, ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी विल बी रिलीज्ड आफ्टर बॉम्बार्डमेंट, सो सम हीटिंग इफेक्ट विल बी, बोला था ना सम हीटिंग इफेक्ट, या हेंस वी सी सम हीटिंग इफेक्ट, ये लिखवाया था, ठीक है? ये देखो, अगर मान लो मैं किसी चीज को तोड़ रहा हूं, ठीक है, आग से, हीट से, तो सीधी सी बात है उसको तोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हीटिंग इफेक्ट तो महसूस होगा ही। जैसे इधर देखिए, आप पढ़े होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट, ये पढ़े होंगे आप 10th में भी। और आपको जैसे बोला था कि सर विद्युत का तापीय प्रभाव, जैसे आप मोबाइल चार्ज में लगा रहे हो, मोबाइल चार्ज हो गया, लेकिन कुछ देर बाद चार्जर भी गर्म हो जाता है। अरे होता है ना, वो अलग बात है कि डिपेंड करता है क्या कैपेसिटी नहीं, लेकिन चार्जर भी थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा मोबाइल भी गर्म होता है। आप उसको चार्ज ही तो कर रहे थे, यानी कि आप उसको हीट ही सप्लाई कर रहे थे, लेकिन आप ये थोड़ी ना चाहते थे कि आपका चार्जर है मोबाइल गर्म हो जाए। तो सर कहने का लॉजिक क्या है कि जब हम तोड़ते हैं, बम्बार्ड करते हैं, तो हीट से ही बम्बार्ड करते हैं, लेकिन जब रिलीज होता है उसके कारण और ज्यादा तापीय प्रभाव महसूस होता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, आयोनोस्फीयर में कहीं से भी आपको लगता है कि टेम्परेचर घटने का चांस है? यहाँ पे सिंपल हमेशा टेम्परेचर, क्योंकि हीट एक तो मिल रहा है उसको, और ऊपर से हीट तोड़ने के बाद फिर हीटिंग इफेक्ट महसूस भी हो रहा है, तो टेम्परेचर यही बात है कि यहाँ ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा ही होगा, यानी कि बढ़ने के ही चांस ज्यादा है। और ऐसे भी ये पैटर्न पे चले ऑल्टरनेट, तो जो मैंने माइंड में बताया, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। तो आयोनोस्फीयर में पॉइंट लिखिए, इसके बाद आगे चले। मैंने एक वर्ड यूज किया है, आयोनाइजेशन, सुन पा रहे हैं? अब मैंने नेशनलाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? पोलराइजेशन, अरे बोलते हैं ना, क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? तो सर आयनाइजेशन का क्या है? आयन, जब भी आइजेशन लग गया, आइजेशन इसमें होता है सीजर, मतलब उसका एक प्रोसेस कर कर हमने कुछ उस प्रोसेस को दूसरे लेवल पे पहुंचा दिया। नेशन था राष्ट्र, हमने उस पर इतना काम किया कुछ चीजों में कि वो नेशनलाइजेशन हो गया, वो नेशनलाइज हो गया। तो बेसिकली कहने का क्या लॉजिक है, फिर से समझिएगा कि जब हम बोल रहे हैं आयन, तो आयन का हमने ब्रेक डाउन कर दिया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? आयनाइजेशन। पहले यहाँ तक क्लियर है? और ये आपको एज इट इज दिमाग में रखना है, इसलिए क्योंकि आयनाइजेशन के प्रोसेस में 2-3 चीजें होंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेपरेट होना और हीटिंग इफेक्ट का आना।
तो आयनाइजेशन में प्रोसेस लिखोगे व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गेट सेपरेटेड, तेजी में लिखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गेट सेपरेटेड फ्रॉम एटम, when electron and proton get separated from atom, लिख लिए, Yes, sir. when heat is provided to atom, when heat is provided to atom, when heat is provided to atom through external energy, through external energy, बाह्य ऊर्जा, external energy, पीछे का पंखा थोड़ा देर के लिए ऑफ कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए, सबसे राइट, through external energy, हो गया, through external energy like rays, किरणें, बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स तो आपका वही होगा, रेज ही होगा, through external energy like rays, लिख लिए, and different heating sources, this process is called ionization, कॉमा करके, this process is called ionization। तो आयनाइजेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है? आयनाइजेशन का बेसिकली मीनिंग ये है, सिंपल शब्दों में कहें तो आयनाइजेशन का मीनिंग है कि जब हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को उससे दूर करें और उससे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज ही होता है, इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन, यानी कि आयंस को अलग कर देना आयनाइजेशन है, सिंपल एज दैट, समझ पा रहे हैं? और आयन में क्या मैंने बोला, दो होता है, एक कटायन एक अनायन। कटायन पे आपका होगा क्या, पॉजिटिव के नेगेटिव, कटायन इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड देन अनायन पे जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो अनायन जब बोलते हैं नेगेटिव, कटायन जब बोलते हैं पॉजिटिव, जिसको ऋणात्मक और धनात्मक आप बोलते हैं, जो भी धनात्मक तो नहीं बोलता मैं, ठीक है धनात्मक बोलते होंगे, ठीक है। अब ये उसके बाद पहले याद है, क्लियर है? आगे ये नेक्स्ट पॉइंट आयनाइजेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए, नोट करके लिखिएगा। अब सवाल उठ रहा है सर यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, देखो लाइट अगर है, जो कि चला नहीं रहे अभी पंखा, अगर लाइट है, इधर आपने स्विच मान लो ऑन किया और सडनली पंखा चलने लगा, इधर ध्यान से देखो, आप सोचो ऐसा क्या है, अगर मान लो मैंने यहां से, ये यहाँ पे एक रॉड था नॉर्मल, मैंने इसको धक्का दिया तो ये डिस्प्लेस हो गया, सुन पा रहे हैं? अब मैं इसको डिस्प्लेस करना चाह रहा हूं और मैंने इसको टच भी नहीं किया है, मैंने कोई दूसरा सोर्स यहां से स्विच क्लिक किया है और ये नचना शुरू हो गया, दैट इज मान लो फैन है ये, तो यहां से यहां तक इसको किसी ने ड्राइव तो किया होगा, अरे है ना, हमने टच भी नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, तो सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने, एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया और एनर्जी देते देते उसको इतना धक्का दिया जिससे कि नचने लगा, अरे है ना। तो मैं क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि आयनाइजेशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करता है उसके कारण मूवमेंट क्रिएट होता है। और आप मुझे अब सिंपल बताइएगा कि मान लीजिए ये पॉइंट यहां है आप, और यहां से कोई एक सिग्नल आ रहा है एकदम सीधा, जो वेव है, ये समझने वाली बात है, जो रेज है वो बिल्कुल सीधा आ रहा है, स्ट्रेट, और एक ऐसा भी रेज है जो स्ट्रेट नहीं आके कुछ जिगजैग या यू जा रहा है, या मान लीजिए ऐसे जा रहा है, मतलब वेव जो है ऐसे ऐसे जा रहा है, और एक वेव है जो बिल्कुल सीधा आ रहा है, समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे कॉमन सेंस से खुद बताइए, जो कि आप बता ही सकते हैं, जो रेज सीधा आ रहा है ये ज्यादा एरिया कवर करेगा क्या? आप सोच के बताइए कि आप जहां पे टावर लेके मोबाइल का बैठे और वहां पे सैटेलाइट लगाएगा मान लीजिए जहां से सिग्नल आता है, और आप ऐसे रखे हुए हैं, और आप सोच के देखिए कि उसकी सिग्नल वेव, वो भी एक वेव, एक मीडियम उसको भी चाहिए, अरे है ना, और वो जो मीडियम है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आ रहा है, सीधा, और उसी में ही उससे सिग्नल सीधा मिल रहा है। तो जो आदमी जो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है सिर्फ उसी को सिग्नल मिल रहा होगा, मतलब ऊपर से लेकर यहाँ तक, अरे है ना, लेकिन जो आदमी अगर वहां बैठा है थोड़ा दूर पे उसको तो सिग्नल नहीं मिलेगा, यस और नो? तो सर अगर ज्यादा एरिया आप कवर करना चाहते हैं मान लो, तो जैसे सिग्नल आया इस तरीके से ये एरिया, और हमने फिर एक जिगजैग में ऐसे कवर अप किया,
तो इसका जो एरिया ये जो बन रहा है और एक स्ट्रेट लाइन के एरिया बन रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और इसीलिए सैटेलाइट्स या रेड सिग्नल या रेडियो सिग्नल जितने सारे होते हैं जो फ्लाइट्स में होते हैं, चाहे अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, तो रेडियो सिग्नल कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि हमेशा जिगजैग फॉर्म होता है, क्योंकि उसको लार्ज एरिया कवर अप करना पड़ता है। और इसलिए देखिएगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। आप एफएम सुनिएगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, रेड एफएम, मिर्ची एफएम, धमाल एफएम। धमाल भी तो इधर चलता है, अरे नहीं चलता है क्या? अब तो फोन आ गया तो ठीक है, नहीं तो पहले वही चलता रेडियो धमाल, और प्रचार आता था जबरदस्त जबरदस्त धमाल एफएम पे। फिर रक्सौल में कोई कौन सा नेपाली एफएम एक और है, कौन सा गड़ी भाई एफएम ऐसा कुछ करके है, मैं इसलिए जानता हूँ प्रचार बहुत डेंजरस करता है वो, अभी भी चलता है वो। आप मोबाइल में लगा के ईयरफोन छोड़ दीजिए, आपको सारे एफएम का सुगंध मिल जाएगा, आप समझ पा रहे हैं। और फिर प्रचार आते रहता है। मुझे आज एक प्रचार आज तक इसलिए याद है क्योंकि मेरा पैर टूटा था एक बार, और पैर टूटा था तो उस समय ना मेरे पास ऑप्शन था नहीं हॉस्टल में तो मैं एफएम सुनता था, और उस एफएम में इतना प्रचार अजीब वैसा आता था, का हो काका कहाँ गेल बर, अब वो अलग अलग टाइप का उसमें प्रचार होता था। अब जो लोग रेडियो खरीदने जाता था वो जानते क्या बोलता था, वो मैं हो प्रचारवा देवले तब रेडियो दी है ना तब मत दियो, ऐसा ऐसा वो प्रचार इतना फेमस था। बोला कि ए काने के गंजी पहले बरे ले तो पूरा ठेवना ले लग था वो, उसमें एक प्रचार रहता है। तो कहता है अब वो जो प्रचार है ना मेरे माइंड में इतना क्लिक किया, बिकॉज़ वो कंटीन्यूअस में पूरा लूप में सुनता रहता था, गाने आते आते और प्रचार ज्यादा आता रहता था। अब क्या करे आदमी, फिर दूसरा एक प्रचार तो फोन के, हाँ पापा हमरा के बाहर का मोबाइल या लकड़ी यहाँ बकरी चरवावता कहले कि हम कॉले नहीं तो रखे जाके उमर टेक्निकल से जाके डिग्री ले वो पहले का तो प्रचार वैसा होता था। और ये जो गंजी वाला होता था, जैसे ही बोलता था कि ठेवना बोले बात बोलता था हम कॉले नहीं कि जाके ले लो लक्स भेनस। और ये जो प्रचार का तरीका है बड़ा अजीब टाइप का है और यूनिक है, समझ पा रहे। और वो चीज सोचिए उतने साल बाद भी आज मुझे याद है, तो कम से कम वो सक्सेसफुल तो हो ही गए हैं कि दिमाग में डाल दिए हो। अलग बात है कि मुझे कंपनी का नाम याद नहीं है, लेकिन उसका जो थीम है याद हो गया। इस टाइप के वर्ड्स में प्रचार होते थे। तो रेडियो सिग्नल्स जब भी होते हैं, अब देखिएगा उसका एरियल होता है, अरे रेडियो में होता है ना, रेडियो में जो लंबा कान खींच के, और गाँव में आज भी बहुत लोग ऐसे खेत में ऐसे लेके चल रहे हैं, मैच सुन रहे हैं, आप समझ पाए, खेत में भी चल रहा है। बहुत लोग रेडियो को शौकीन है, दादाजी टाइप के जो अभी भी लोग हैं वो रेडियो बड़ा संभाल के रखे हुए हैं और वो रेडियो एकदम सुनते हैं। उनका रेडियो खराब हो जाए तो बोलेंगे लेके आप, बोलेंगे क्या आउटडेटेड हो गया, लेकिन फिर भी आपको लेके आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सिग्नल्स जब भी हो ज्यादा रेंज कवर करे तो ज्यादा बेहतर होता है। इसीलिए हर किसी का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। फ्रीक्वेंसी अलग होने का मतलब क्या, मोबाइल पे जिस फ्रीक्वेंसी को चाहिए वो फ्रीक्वेंसी अलग होगा, एक रेडियो को जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो अलग होगा, एक उसके बाद और भी सारे डिवाइसेस जो आप इंटरनेट की बात कर लीजिए उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा। क्या सुन पा रहे हैं? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि सारा का सारा फ्रीक्वेंसी से मामला इधर ही है, और साइंस से टेक में मैं आपको वहां पे फिर बताऊंगा तो वहां पे जिक्र आयोनाइजेशन का होगा, इसीलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। पहले यहाँ तक क्लियर है? चलिए कुछ पॉइंट पहले एक डायग्राम बना लीजिए ऐसे करके, यहाँ लिखिएगा जो मैंने बताया है, सिंपल माइंड मैप की तरह लिखना है बस। आयोनोस्फीयर यहाँ पे लिख लीजिएगा, और आयोनोस्फीयर में ऐसे ऐसे सिग्नल कुछ लेके आइएगा। फ्रेश में थोड़ा सा लिख देता हूँ, कुछ सिग्नल्स ऐसे लेते आइएगा, ठीक है, और कुछ सिग्नल्स को ऐसे सीधा ले आइए, और इधर से ना यहाँ थोड़ा सा ऐसे घेर दीजिएगा, हल्का सा एक लाइन बना दीजिएगा, मतलब बेसिकली कुछ नहीं करना है, थोड़ा कचरा करना है, ठीक है। आयोनस पे लिख लीजिए, और उसमें आप क्या करिएगा, कुछ पॉइंट बता देता हूँ, नोट करके लिखिए। इफ यू सेंड रेडियो वेव्स, तेजी में लिखिएगा, नोट करके, क्या हुआ, कुछ हुआ, लिखिए तेजी में, मतलब एक ऐसे स्ट्रेट बना के रख लीजिएगा और इसका नाम दे दीजिए। मान लीजिए जो स्ट्रेट है सीधा है इसको लिख लीजिए ए बी, उसके बाद इधर कर दीजिए कुछ भी सी डी ई एफ कुछ भी कर दीजिए, सिग्नल का बस नाम। अब लिखिए इफ वी सेंड रेडियो वेव्स, if we send radio waves straight, if we send radio wave signal straight, then many disturbance can take place, then many disturbance can take place and everyone can't get the signal, can't को आप cannot लिख लीजिए, and everyone can't get the signal। मैंने एक बार ऐसा ही बोला था कहीं पे भी या किसी बैच में भी, मुझे ध्यान में नहीं है, कांट बोला था, उसको लगा एक बहुत बड़े फिलोसोफर और रिसर्चर भी है इमैनुअल कांट, नाम भी थोड़ा बहुत आप सुने ही होंगे, मैं पढ़ाया भी था और लेकिन फिर भी उसको लगे इमैनुअल कांट को सिग्नल मिलता है।
मतलब उसमें ऐसा आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो टेक्स प्लेस एंड एवरीवन कांट गेट द सिग्नल, हेंस वी सेंड द सिग्नल in atmosphere, hence we send the signal in atmosphere देख लिए, in atmosphere आगे, because hence we send the signal in atmosphere। ध्यान से थोड़ा अलर्ट होकर सुनिएगा, मुझे चिल्लाना ज्यादा पड़ेगा इसलिए आप थोड़ा सा प्लीज कॉन्शियस हो जाइएगा। इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ionosphere has different medium like electron and proton, ठीक है। Hence, अच्छा आप लोग सुना होंगे परावर्तित और अपवर्तित ऐसा कुछ करके सुनोगे ना, मतलब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन, समझ पा रहे? तो रिफ्लेक्शन के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो परावर्तित क्या है कि सर सिग्नल आया टकरा कर वापस चला गया, मतलब आपको मैंने आपका सर लेके इस पे मारा, आप सर इस पे टकरा के फिर वापस चले गए, ये रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन। आप ही इमेजिन करिए, यहाँ ईटा रख के आपका सर मारा, आप ही टकरा के ऊपर चले गए, मतलब इतना नहीं इमेजिन करना। रिफ्लेक्शन का सिंपल मीनिंग है टकरा कर वापस जाने की प्रक्रिया, बस अभी कहिए। रिफ्रैक्शन का मीनिंग है कि कांच के अंदर से लाइट पूरा आते चला गया, अरे है ना, और वो पूरा का पूरा, जैसे आप मैंने बार बार गाड़ी के एग्जांपल दिया कि सिर्फ शीशा के अंदर हीट चला गया, तो रिफ्लेक्शन हुआ या रिफ्रैक्शन हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। और अगर वही टकराकर हीट वापस चला जाए तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। अब आप मुझे बताइए, मैंने बोला डिफरेंट मीडियम सोर्स है, आप सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड अलग होगा, प्रोटॉन का स्पीड अलग होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ फीचर्स अलग होंगे, प्रोटॉन के फीचर्स कुछ अलग होंगे, क्या सुन पा रहे हैं? और जब हम डिफरेंट सिग्नल्स को भेजते हैं तो सर क्या होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम डिफरेंट सिग्नल्स को जैसे इधर उधर भेजेंगे तो हमारे लिए मीडियम्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना मीडियम का सिग्नल जाएगा ही नहीं। और जो मीडियम है हमारा, वो कभी इलेक्ट्रॉन बन रहा है कभी प्रोटॉन बन रहा है, तो सर स्ट्रेट लाइन में आएगा तो कुछ पर्टिकुलर जगह पे कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही सिग्नल मिल पाएगा, सभी को मिल नहीं पाएगा। इसीलिए अब एक पहले पॉइंट लिख लीजिए, फिर आगे लिखिए। हेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहां तक लिख लिए थे आप, it will reach to us, hence after refraction it will reach to us in many months at a time, and many months at a time। आप उसमें रिफ्रैक्शन लिखे है ना, hence after refraction, उसमें भी लिख लीजिएगा आफ्टर, जैसे लिखे हेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन भी जोड़ दीजिएगा दोनों, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी होगा, दोनों चीजें होंगी। हेंस आप मतलब कहने का मीनिंग है हेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, और उसके आगे फिर पॉइंट कंटिन्यू है, इट विल रीच टू अस एंड मेनी वंस एट ए टाइम, मतलब सब लोग को एक ही बार। आप सोच के देखिए ना, अगर सीधा सिग्नल रहता तो किसी मतलब इतने लाख में, मतलब दुनिया में लगभग 700 पॉपुलेशन, मतलब 700 करोड़ या जो भी है पॉपुलेशन इस तरीके का है, तो अगर इतना पॉपुलेशन है तो एक बार में कुछ लोगों को खाली सिग्नल मिल रहा है तो बेकार बात। और आपको अगर सुन के एक बात हैरानी होगी कि इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया ने चाइना को चौंका दिया है, सुनोगे ना, देखिए गर्दा मचा दिया, अव्वल बन गया है। लेकिन सर आप खैर छोड़िए, तो उसमें लिखा था कि चिंता का विषय है कि खुश होने का विषय है, तो आपको ही पता है हमको ही पता है, चिंता का विषय है, दूसरा कुछ विषय है। ऊपर से टीचर अलग परेशान है क्योंकि एग्जाम देना है, तो जब कंपटीशन जो बढ़ेगा तो एग्जाम देना तो पड़ेगा, लेकिन पॉपुलेशन पे इसमें थोड़ा सा लगाम जो है जरूरी है। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाया, अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया वो, अब इंडिया को भी जरूरी है नो चाइल्ड पॉलिसी। खैर कोई बात नहीं, आगे चलिए और लिखिए नेक्स्ट। उसके बाद नोट करके एक पॉइंट नंबर 1 हो गया, दूसरा लिखिए रेडियो वेव सिग्नल
रेडियो वेव सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम आयोनोस्फीयर, रेडियो वेव सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम आयोनोस्फीयर। दूसरा लिखिए, टेम्परेचर इज हाई इन आयोनोस्फीयर, टेम्परेचर इज हाई इन आयोनोस्फीयर। लिखिए तीसरा पॉइंट, लिखिए with one frequency every comma लिखिएगा, with one frequency comma everyone will not get the signal, with one frequency everyone will not get the signal। लिखिए so we have to provide different frequency of radio waves, we have to provide different frequencies of radio waves। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ठीक। अब कुछ पॉइंट समझिए। आप मुझे बताइए, क्या इंटरनेट स्पीड की जरूरत सभी लोगों को इक्वल है कि सभी लोगों की जरूरत अलग अलग है? अलग अलग है। मान लीजिए एक नासा में या इंडिया के सैटेलाइट लॉन्चिंग में जहाँ सब कुछ हो रहा है, वहाँ इंटरनेट की स्पीड ज्यादा चाहिए। एक आदमी को डेटा चलाने के लिए नॉर्मल उसको थोड़ा भी हो तो चलेगा, हाँ या ना? तो सर कहने का लॉजिक क्या है, आपको साइंस सिटेक में इसलिए बार बार पूछता है कि क्या अब जानते हैं क्या पैमाना लगाया? पैमाना ही लगाया गया कि ये जो बहुत लोगों को 2 GB पर डे मिल रहा है या 1.5 GB पर डे मिल रहा है, इसको क्या बोला गया है समझिए, जो डेटा बच गया है। जैसे आज मान लीजिए 1.5 GB आपका था, बहुत लोग इस बात का भी टेंशन आता है आज खत्म नहीं हुआ, ऐसा क्या करें कि खत्म कर दें, तो बहुत लोग इसमें भी परेशान है। तो और 1.5 GB आपका खत्म नहीं हुआ, लेट से 1 GB ही खत्म हुआ, 0.5 आपके पास बच गया। इस केसेस में क्या करना है? तो करना ये है कि आप इस केस में ये करेंगे कि जो बच गया वो आपके फोन में ये स्टोर हो जाएगा और उसी को आप नेक्स्ट डे यूटिलाइज करेंगे। समझ पा रहे हैं? ये प्रोसेस जल्द आने वाला है, लोड मत लीजिए। और दूसरा ये भी होगा कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज के अकॉर्डिंग आपको नेट की स्पीड प्रोवाइड की जाएगी आपके जरूरत के अकॉर्डिंग, कि अगर आपकी जरूरत क्या है, अगर आप स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से ही आपको उतनी ही दी जाएगी। इससे बड़ा फायदा क्या होगा, एक तो सिग्नल पे जो लोड है, जो नेटवर्क पे लोड है, एक तो वो कम होगा, और दूसरा जिसको वाकई जरूरत है वही यूज कर पाएगा, ऐसा नो। और जो फ्री का घर में बैठ के पूरा यूट्यूब धमाल देख ले रहा है, पूरा का पूरा यूट्यूब पे पूरा फिल्म देख लेता है, कौन कौन यूट्यूब पे पूरा का पूरा साउथ फिल्म देख लिया, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं कर दिया, सब का सब यूट्यूब पे देख के लगा दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए पाबंदी जरूरी, क्योंकि ये लोग आते हैं यूट्यूब खोलते हैं, इनको लिखने भी नहीं आता, और क्या बोलता है ड्राइवर उस पर जाता है, उसको समझ में आएगा, उस पर लिख करता है, क्लिक करके बोलता है सनी देओल फिल्म, और सनी देओल का फिल्म जो आया क्लिक किया चल रहा है, उससे पूछिए कौन फिल्म चल रहा है, देखो ना क्या फिल्म के नाम पूछ ले, उसको नहीं पता है क्या फिल्म है। तो इस टाइप के लोगों के लिए डेटा को सेव करना बहुत जरूरी है, इतना वेस्टेज ठीक नहीं। इसको बोलते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर ये भी डिजिटल वेस्ट है, और इसलिए इसको कवर करने के लिए बोला गया। तो सर आप मुझे बताइए, फ्रीक्वेंसी का लेवल इसलिए अलग अलग दे दिया गया और बोला गया कि एक जो लो फ्रीक्वेंसी होगा उसको D1 या D2 सिग्नल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर कुछ मीडियम फ्रीक्वेंसी का होगा और कुछ हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, लो, मीडियम, हाई। अब जैसे इसी सिग्नल में, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? इसी सिग्नल में कुछ सिग्नल का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यानी कुछ का फ्रीक्वेंसी काफी हाई होगा, इसीलिए एक जगह पे आप रहते हैं उसके बावजूद भी एक फोन में ज्यादा तेजी से इंटरनेट चल जाता है और दूसरे फोन में थोड़ा धीरे चलेगा, जबकि आप लगभग बराबर आसपास ही बैठे हुए हैं।
सुन पा रहे हैं? और इसीलिए दिमाग में क्या रखिएगा क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी भी मैटर करता है। तो अभी के लिए क्या करोगे, ऐसे आप लिखना पहले लो, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी। पहले लिखिए लो, मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी, अलग अलग लिख लीजिएगा। लो फ्रीक्वेंसी के लिए लिखिएगा डी लेयर, लो फ्रीक्वेंसी में लिखिएगा डी लेयर। यानी डी लेयर जब भी आएगा उसका मतलब है कि वो लो फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड करेगा। मीडियम, ये नाम दिया गया है साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, तो हमें कोई दिमाग रखना है। हो गया। उसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी में लिखिएगा ई लेयर, और कहने की बात ही नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, एफ लेयर, हाई फ्रीक्वेंसी में एफ लेयर। ये उन्होंने नाम दिया कि इसके बाद से जो लो फ्रीक्वेंसी होगा उसको डी लेयर, मीडियम ई लेयर, और जो हाई फ्रीक्वेंसी वो एफ लेयर। क्या आप लोग सुन रहे हैं कि सो गए? ठीक है। तो ये तो आपको आईओएस का काम चल रहा है। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये बस लेयर लिख के रख लीजिएगा। जब आपसे बोलेगा कि लो फ्रीक्वेंसी कौन सा लेयर में, तो डी, और हाई एफ। अब उसमें फ्रीक्वेंसी में भी हाई में मान लो एफ है, तो मैंने बोला F1 F2 भी हो सकता है। अगर डी है तो इसमें D1 D2 भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज पूरा है। तो सर वो अलग बात है, बट जब बोले लो फ्रीक्वेंसी है तो डी, हाई तो एफ, और बीच में बच गया ई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए तेजी में, जल्दी से लिखिएगा। एक्सोस्फीयर, EXOSPHERE, एक्सो, एक्सोस्फीयर, EXOSPHERE, एक्सोस्फीयर। पढ़ाओ ना? ठीक है सर, पढ़ाइए। एक्सोस्फीयर में पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बताएंगे उसको, मैं एक ही साथ अभी बताऊँ, इसलिए उसको नहीं बताऊँ। टेम्परेचर का लिमिट भी बताऊँगा, एक ही साथ बताऊँगा, इसलिए उसको अभी सिर्फ छोड़ा। एक्सोस्फीयर, पहले इतना तो पता चल गया होगा कि आपको जो मैंने लेयर पढ़ाया, कौन सा लेयर पढ़ाया, आयोनोस्फीयर, उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अभी के लिए याद रखिएगा, बाकी अभी बताएंगे। एक्सोस्फीयर में पॉइंट लिखिए 640 से 1000, 640 से लेकर 1000 किलोमीटर एक्सोस्फीयर। सुन पा रहे हैं? तो आपको सबसे बड़ा लेयर कौन सा मिला अभी तक? एक्सोस्फीयर, आयोनोस्फीयर ना। 80 से कितना था वो? 640। ये 640 से 1000 है, तो उससे कम ही है। तो सबसे लॉन्गेस्ट या जो थिकनेस की बेसिस पे बात करें तो सबसे बड़ा लेयर कौन सा हो जाएगा? आयोनोस्फीयर। सबसे ठंडा लेयर कौन सा होगा? और कहने की बात है नहीं, फ्लाइट आराम से ट्रोपोस्फीयर में घुमाते रहिए। चलिए ठीक है। अब एक्सोस्फीयर 640 से 1000, कुछ पॉइंट लिखा जाए प्रभु, उसके बाद फिर जीवन का आनंद लिया जाए। देखिए, लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम हियर स्पेस स्टार्ट्स, अंतरिक्ष यहां से स्टार्ट हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर स्पेस, यहाँ स्पेस जो बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? अंतरिक्ष की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ स्पेस स्टार्ट्स। तो मतलब कहने का ये, इधर देखो, आपको मन किया सर आज ऊपर चलते हैं, हम बोले कि तुम ही जाना, अभी हमको जाने का मन नहीं। आप ऊपर गए, 0 से 18 तक पहुंचे, ठंडा हुए। कितना तक ठंडा होइएगा? -60 तक। अब मैंने 60 पे नाक पता नहीं इधर से उधर हो जाए, या कुछ भी जम के कुछ भी हो सकता है। फिर सोचेंगे इधर थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो अब ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब बर्फ जो आपका जमा वो पिघलेगा, अब आप पिघल के फिर इंसान के रूप में परिवर्तित होंगे। बस इमेजिन करना, तो ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा इमेजिन करो, बस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखो। और उसके बाद आप जैसे ही पिघलना शुरू किया, थोड़ा आदमी टाइप लग रहे हैं। अब आप गए कौन से स्पेस में? मेसोस्फीयर में। स्ट्रेटो के बाद मेसो फिर आपको ठंडा करना शुरू किया, फिर से आप उसी हालत में गए, और लास्टली आप पहुंच गए स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर के बाद कौन? आयोनोस्फीयर। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तोड़ तोड़ के आपका दिमाग खराब किया। आयोनों के बाद फिर ऊपर जाइए, आयोनों के बाद कौन आया? एक्सोस्फीयर। 640 से 1000। अब 640 से 1000 जैसे आप पहुंच गए, अब आप इसके बाद यहाँ से शुरू होता है अंतरिक्ष, जिसको हम अपने शब्दों में बोलते हैं कि यहाँ से स्पेस स्टार्ट होता है। तो जो रॉकेट हम भेजते हैं वो हम
ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में भेजते हैं या मीजोस्फेयर में भेजते हैं? सर एक्सोस्फेयर के बाद से जैसी जो लेयर, जैसे ये वो एक्सोस्फेयर यहाँ खत्म, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया कौन सा? स्पेस। वो हम अपने लिए किए हैं सहूलियत के लिए कि यहाँ से स्पेस स्टार्ट हो गया। सुन पा रहे हैं? अब देखो क्या मस्त क्वेश्चन पूछा था, इधर देखो ध्यान से, आप समझ गए कि हाँ सर एक्सोस्फेयर के बाद क्या आएगा? अंतरिक्ष, जिस पर ग्रेविटी मूवी देखेंगे। क्वेश्चन पूछा था कौन सा लेयर स्पेस को कनेक्ट करता है? कौन होना चाहिए भाई? थर्मोस्फेयर तो होगा नहीं, ट्रोपोस्फेयर होगा नहीं, लास्ट में जो है वही कनेक्ट करेगा। यानी कि ये एक्सोस्फेयर है। अब जो डीपली नहीं पढ़े जाते तो रट के जानते हैं, हाँ एक्सोस्फेयर के बाद स्पेस शुरू। क्वेश्चन पूछा कौन कनेक्ट करेगा? अब जैसे बोलेगा कौन कनेक्ट करेगा तो क्या, तो कनेक्ट तो सभी को होगा भाई, कनेक्ट उस हिसाब से सभी को है। लॉजिकली कहने का मतलब क्या, फिलॉसफी वहां पे आ जाता है ना, हर इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिलॉसफी आ जाता है। तो सर ये ज्योग्राफी है। इधर आइए, एक्सोस्फेयर 640 से 1000 यहाँ से स्पेस स्टार्ट हो गया, क्लियर है? अब आते हैं दूसरा बात। अब मुझे बताइए, आप इतने ऊपर जा चुके हैं कि ग्रेविटी का महत्व तो लगभग 0 हो गया है। इधर गैस मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे क्या? गैस मॉलिक्यूल्स अगर कुछ मिलता भी है तो वही मिलेगा जो इतना लाइटर है, बिल्कुल हल्का है, क्योंकि जो हल्का होगा वही ऊपर जाएगा। अरे है ना, बैलून जितना हल्का उतना ऊपर। बैलून में पानी भर दो, क्या सुन पा रहे हैं? इतने लाइटर गैस मिलेंगे कि गैस का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा वहां, उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो सर अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको आपको समझना है। अब यहाँ लिखिएगा एक थर्मोस्फेयर, जो बार बार मैं जिक्र करके और आपको दिमाग खराब कर रहा था। तो थर्मोस्फेयर इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं, आयोनोस्फेयर प्लस एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इज इक्वल टू आयोनोस्फेयर प्लस एक्सोस्फेयर, यानी कि दोनों को जब मिला दिया जाए, दोनों को कंबाइंडली एक नाम देते हैं और प्यारा नाम है थर्मोस्फेयर। एक प्यारा नाम है थर्मोस्फेयर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चले ना, लिखते जाइए पॉइंट। एक पॉइंट लिखे होंगे, लास्ट लेयर, पहला पॉइंट लिखवाया था ही ना, लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम हियर स्पेस स्टार्ट्स। यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। एक पॉइंट लिखवाया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे इसी में, एक्सोस्फेयर इज बिटवीन, एक्सोस्फेयर इज बिटवीन, किसके से बीच में? आप खुद ही बताओ तो। हाँ, यानी कि आयोनोस्फेयर और कौन, और स्पेस के बीच में। यस और नो? तो सर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखना तो कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि बाउंस कर रहा है। ट्रोपोस्फेयर, दूसरा नाम बोलो, स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मीसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, इथोस्फेयर कौन बोल रहा है? अच्छा, एक्सोस्फेयर। उसके बाद यहाँ से स्पेस स्टार्ट हो गया। अब कहने की बात ही नहीं है कि सर एक्सोस्फेयर स्पेस और आयोनों के बीच में आ गया और सारे का सारा फैक्टर यहाँ पे अब इंक्लूड हो गया। टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, फिर यहाँ घटेगा, फिर यहाँ बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन याद रखिएगा अभी इसको लिखिएगा मत, ये दोनों को। यहाँ तो आप लिख ही सकते हैं, अभी इस पर मत लिखिए, बताते हैं बढ़ेगा, लेकिन कुछ एक डायग्राम बनाना है तब आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में, स्पेस में एक्सोस्फेयर, हाँ लिख लीजिए उसको, मुझे तो लगा आप लिख लिए होंगे। एक्सोस्फेयर इज बिटवीन आयोनोस्फेयर एंड स्पेस। बात करो नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस में गैसियस फीचर। अब वहां गैस का कोई कॉन्सेप्ट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब अंतरिक्ष में चल गए, गैस रहता तो अपने साइंटिस्ट लोग क्यों इतना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते, मास्क उसको लगा के जाते, ड्रेस पहन के जाते। तो स्पेस में गैसियस फीचर्स यानी कि गैसियस फीचर मिलना बंद हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि स्पेस में गैसियस फीचर, गैस और वहां ऑक्सीजन वगैरह मिलना बंद, गैसियस फीचर मिलना बंद हो जाएगा कंप्लीटली, because gravity
will be negligible. Gravity will be negligible. हो गया? ग्रेविटी विल बी नेग्लिजिबल। आइए जरा नीचे उसके बाद। अब आप मुझे बताइए कॉमन सेंस है, टेम्परेचर तो यहाँ पे भी लगभग ठीक ठाक होगा, टेम्परेचर कम होने का चांस इतना है भी नहीं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इसके ना फ्रेश पेज अपना ओपन करिएगा, चाहे रफ का कॉपी हो चाहे फेयर की कॉपी, एक फ्रेश पेज ओपन करिए, फ्रेश, ठीक है, ओपन करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी अभी जो बताने वाला हूँ वही मिलेगा। तो देखो लाइटर गैस में जैसे हीलियम वगैरह है, ये सब बहुत लाइटर है, हल्का गैस है, तो ये सब आपको मिल सकता है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलेगा। तो एक फ्रेश पेज ओपन करिएगा और उस पे जो बनाते हैं ना एक्स वाई बनाइए जरा, मतलब एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और मैं सच बताऊं, इस एक डायग्राम से पूरा प्रीलिम्स का इसका क्वेश्चन बना लीजिएगा, और मेंस में आपके पास टाइम नहीं हो तो सिर्फ पे डायग्राम बना के चले जाइएगा। फिर से बोल रहा हूं वंस मोर, जो टेबल पे मैं अभी डायग्राम बनाने वाला हूँ आपके लिए, ये डायग्राम सिर्फ रखिएगा, पूरा का पूरा ये चैप्टर का प्रीलिम्स का क्वेश्चन यूपीएससी का पूरा बन जाएगा। जब यूपीएससी का बन जाएगा तो किसी भी एग्जाम्स में जाकर बनाइए, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। सुन पा रहे हैं? तो सर आप एक फ्रेश पेज पे ऐसे रखिए और घर जाकर उसको बहुत बढ़िया से बनाइएगा, क्योंकि जरूरी वही है। एक तरफ लिखिएगा, जो ऊपर में लिख लीजिए डिस्टेंस, ऊपर लिखिएगा डिस्टेंस, मतलब ऐसे लिख लीजिए ना, और इधर लिखिएगा टेम्परेचर, ठीक है। 0 से 18 पढ़ेंगे, 50 चलते, स्केल अपने हिसाब से मान सकते हैं, लेकिन जो मैं स्केल यहाँ बना रहा हूँ वो स्केल बनाइएगा। मान लीजिए हम चढ़ते हैं 20, 40, 60, 80, 100, थोड़ा सा कम ही करना पड़ेगा तो ऊपर जाएगा ना, तो इसको मैं घटा लेता हूँ। साठ, 80, 100 में लगा, 100 के बाद कितना लिखूं? 120, और ऐसे करते करते हम लोग कितने तक जाएंगे? 1000 तक। अरे 640 1000 है ना, तो मैक्सिमम मान के यहाँ पे आ गया 1000। क्लियर? और इधर टेम्परेचर पे हम जाते हैं, सर टेम्परेचर ऐसे स्टार्ट करो, 0 यहाँ है, इसको बस 20 के स्केल पे रखो, ठीक है, लेकिन 20 के स्केल पे उल्टा रखना, जैसे बता रहा हूँ वैसे रखना। 100 से शुरू करना, 100, फिर 80, फिर 60, 60 के बाद फिर कितना बोलो ना, फिर 20 के बाद 0 ही तो होगा। उसके बाद फिर क्या, प्लस में कि माइनस में? माइनस में ना, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार चल रहे हैं आपको। फिर वहां से -100 और ऐसे लेके चलते जाएंगे, यही बोल रहा हूँ ना। अरे है ना तो बोलो ना, कुछ तो बोलो। इधर देखो, इस स्केल पे पहले ही सब पे माइनस लगा लेंगे, ठीक है, मतलब -100 से होते हुए इधर जा रहे हैं, ये उल्टा वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो स्केल पे हमारे लिए सुटेबल नहीं बैठेगा। और डायग्राम में इसीलिए सारी चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही डायग्राम हूबहू दे देता है प्रीलिम्स में, छाप के देगा, और वो फैक्टर थोड़ा सा उल्टा सीधा करेगा, तो आपको फैक्टर पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बिना फैक्टर देके आंसर दे देना, हाँ सर जो डायग्राम होता है ऐसा ही बनाए थे ना तो हो गया काम, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा प्रभु। तो पहले मैंने बोला -100 से होते चले जाओ, 0 तक गए, 0 के बाद आप वापस आपको फिर क्या जाना है, प्लस में, अरे है ना, तो 0 को सीधा 100 कर दोगे क्या, तो आप क्या करोगे, फिर 20, अरे है ना 40, फिर क्या 60, और फिर सिमिलरली 80, फिर कहाँ 100। हम इसको एक ही स्केल पर लेके चलें। पहले यहाँ तक जिसको क्लियर है हाथ खड़े करो एक बार। और एक और बात बोल रहा हूँ, आज का थीम ऑफ द डे, मैं हर सोच रहा हूँ हर दिन स्कूल की तरह थॉट ऑफ द डे लेके आऊँ, तो आज का थॉट ऑफ द डे है, ये जो थॉट ऑफ द डे आज का बोलने वाला हूँ, ये जीवन का थॉट ऑफ द डे है। जाके डायरी में लिख लेना, अगर सक्सेस मिलना है तो। बोल दूं कि छोड़ दूं? बोल देते हैं सर, ऐसे में हम लेके जाएंगे कहाँ, आप लोग का भला होगा तभी मेरा भला होगा। तो थॉट ऑफ द डे और लाइफ ऑफ द डे, एकदम सीरियस बोल रहा हूँ मैं, सीरियस में ना भी बोलूँ तब भी आप सीरियस लेना।
रेडी हो ना? जोर से बोलो ना। थोड़ा मतलब चलो, लाइफ में बस ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक शब्द मतलब उसके साथ दो शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक से बोलना। इस ड्राइव को मैं एक और चीज कर देता हूँ, डिजायर। इस दुनिया में फिर से बोल रहा हूं, तुम कुछ भी करने के लिए सिर्फ हिम्मत रखो कि कर जाएंगे, और इच्छा और भूख इतना ज्यादा रखो कि हो जाएगा, कर ही लेंगे। सिर्फ ये रखो और तुमको कुछ नहीं चाहिए। मतलब तुम्हारा भूख होना चाहिए कि हमको आईएएस बनना है, तुमको भूख होना चाहिए कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बाप कभी भी तुमको नहीं बोलेगा कि जा बेटा तू नेता बन और बड़ा प्रधानमंत्री बन, तो बड़ा मुख्यमंत्री बन। मिडिल क्लास का बाप कभी नहीं बोलेगा। लेकिन मिडिल क्लास का बाप ये जरूर बोलेगा बेटा तू जा ऐसा पढ़ और आईएएस बन। समझ पा रहे हो? मिडिल क्लास आमतौर पे सिक्योर होता है, उसको सिक्योर लाइफ चाहिए। मिडिल क्लास को तो बुरा तब भी लगने लगता है जब कोई बोलता है बड़ा सुंदर लग रहा है, तो बोलता है नजर उतार इसका। उसको उसमें भी बहुत सारा अप्रोच लगता है कि नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि मिडिल क्लास के लाइफ में अचानक से जैसे ही कुछ बड़ा होगा ना उसको लगेगा जरूर किया है, तभी पास इतना पैसा आया है। क्या सुन पा रहे ध्यान से? इसीलिए जब आप सोचते हो ना कि सर सक्सेस का मैं अगर क्या बोलूं, अरे मैं सिर्फ मेरा तो नहीं, मैंने पढ़कर मुझे समझ में आया। आप सोचिए एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, आपसे ज्यादा उसके पास संपत्ति है, आपसे ज्यादा वो खुश है, तो आप पढ़ के क्यों नहीं कमा पा रहे, या आप पढ़ के उतना अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ इसलिए क्योंकि भूख उसमें ज्यादा है, आप में भूख कम है। दुनिया का मात्र 2% लोग इस पूरे दुनिया का 80% संसाधन को इस्तेमाल करता है। मतलब दुनिया का मात्र 2% लोग वर्ल्ड में जितना नेचुरल रिसोर्सेज है उन सब, पूरे दुनिया के बात करें इंडिया के नहीं, 80% इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी जो बच गए 20% तो और 98% लोग इस्तेमाल करते, ऐसा नहीं है। ये 2% लोग 80% इस्तेमाल कर 98% लोग को जो रोजगार देते हैं वो लोग फॉलो करते हैं इन 2% को। और उसी 2% के अंदर आते हैं बिल गेट्स, उसी 2% के अंदर आते हैं कुछ कुछ खास लोग। सुनने थोड़ा लगा? और इसीलिए फिर बोल रहा हूँ, प्लीज भूख रखो, ऐसे मत सोचो। क्या सुन पा रहे हैं आप? और आपको जरूरी ना मेहनत की भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कभी कभी ना बैडमिंटन ऐसे हाथ में लगाओगे ना ऐसे, तब भी उसका पॉइंट गिर जाता है। बस जरूरत है बैडमिंटन चलाने का, समझ पा रहे हो? जरूरत है बस भूख का। आपको क्या लगता है शाहरुख खान बहुत अच्छा एक्टर है? शाहरुख खान बहुत अच्छा एक्टर नहीं है, और शाहरुख खान ने खुद बोला हुआ है, समझ पा रहे हो? अगर शाहरुख खान ये खुद बोला है कि हम अच्छा एक्टर नहीं है, बोला कि अगर टैलेंट के दम पे रहते ना तो हम कब से इंडस्ट्री के बाहर चले गए रहते। लेकिन शाहरुख खान क्या बोलता है, हमको ऐसा ही लाइफ चाहिए, हमको नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए। उसका भूख ज्यादा है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, क्या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं? नहीं सर, भूख इतना ज्यादा है कि मेरे को ऐसे चलाना है इंडिया को, वो किसी में उतना भूख नहीं है। क्या सुन पा रहे हैं? थॉट ऑफ द डे ये है कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ अपना हिम्मत और अपनी भूख को जागृत रखिए कि आईएएस बनना ही है, और हिम्मत रखिए हो जाएगा यार, ऐसे कैसे नहीं होगा। यही दो चीज जरूरी है। बाकी आप नहीं भी पढ़िएगा ना, सच बोल रहे हैं, तब भी आईएएस बन जाइएगा, खाली भूख रखिए। और कमाल का बात यह है, जब भूख रखते हैं तो ऑटोमेटिक आप पढ़ने भी लगते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। चलते फिरते सीखेंगे, आप बातों से सीखेंगे, कोई बोल देगा तब सीख जाएंगे। थोड़ा तो क्लियर है? और ये लाइफ ऑफ द, आप अपने डायरी में बड़े शब्द में खाली लिखना, दो ही चीज जरूरी है, इसके अलावा कुछ भी कोई नियम जरूरी नहीं है। नो रूल्स नो रेगुलेशन, कुछ नहीं, बस हिम्मत और डिजायर की अचीव करना, बस इतना रखो। आपका पेट भर जाता है 2 रोटी में, आप तीसरा रोटी क्यों खाओगे? आपका पेट भर गया रेलवे वाले जॉब में, तो आपको आईएएस क्यों बनेगा? समझ पा रहे हैं? आप खुश हैं अपने घर में रहकर, तो आप आईएएस क्यों बनिएगा? जिसके अंदर भूख ज्यादा है, इसीलिए बोल रहा हूँ, आईएएस जो लोग बन जाते हैं उनको दोबारा एग्जाम दिलवाएं तो क्या निकाल लेंगे? नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। उस समय उनकी भूख ज्यादा थी, वो आईएएस बन गए, अब भूख नहीं है, नहीं बनेंगे। इसीलिए प्लीज ध्यान रखिएगा, करेज और डिजायर। मैं सच बोल रहा हूँ, पूरे क्रक्स और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यही 2 चीज जरूरी है। नहीं तो अगर ऐसा रहता कि पढ़ने वाले ज्यादा पैसा कमाते, तो सर आप देखिएगा पढ़ने वाले कम ही पैसा कमाते हैं। मेरे से ज्यादा हो सकता है क्या, पूरा पॉसिबिलिटीज है
कि टैक्सी ड्राइवर मेरे से ज्यादा कमाता है, भूजा वाला मेरे से ज्यादा कमाता है। पूरा पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी नहीं ट्रूथ है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक दिन में भूजा वाला ना 5,000 7,000 10,000 तो नहीं गया इधर उधर कहीं, और ऑन एन एवरेज 5,000 के हिसाब से चलोगे तो 30-25 जोड़ लो, कुछ बुझा रहा है। तो कहने का लॉजिक क्या है कि सर वो फिर भी कमा रहा है, उसके लिए फिर बस वो उसका भूख है, वो चाहता है कि हम इतना कमाएं तो कमा ले रहे हैं, और मेहनत तो करती रहे मतलब, इसीलिए प्लीज ध्यान रखिएगा। बाकी हाँ पढ़ते रहिए। जैसे एक अभी आया था, आप कहीं सुने होंगे, एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बोला था, तो ड्राइवर से यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछे कि आप MBA कर रहे हैं और अभी तो बताइए कितना आपको मिलेगा यहाँ से MBA करने के बाद। और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो जाकर वहाँ टीचर ने पूछा कि आपको यहाँ MBA करने के बाद क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। तो बोला कि एक चीज तो तय है कि मैं अगर यहाँ से निकलता हूँ तो एटलीस्ट स्कॉलरशिप के बाद भी मुझे 1.5 CR यानी कि 1.5 करोड़ रुपए तो मुझे मिलेंगे ही, और आने वाले समय में मेरा प्रमोशन होते होते लगभग मुझे मतलब आई विल गेट समथिंग मोर देन 3.5 CR। तो अगर वो बोल रहे हैं कि 3.5 CR या उससे ज्यादा है, तो उनके पास एक्सेप्टेंस है कि वे MBA के बाद मेरा 3.5 करोड़ तक आफ्टर 20 ईयर्स ये पॉसिबल है। सुन पा रहे हैं? तो आफ्टर 20 ईयर्स आई विल बी लाइक दैट कि मेरे को इतना मिल रहा होगा। और सर वो जैसे उतरे और एक टैक्सी वाले के पास बैठे और बोले कि तुम्हारा तुम कितना कमा लेते हो। वो कजाकिस्तान का था एंड ही वाज फ्रॉम ग्रीन वीजा, और ग्रीन वीजा के कारण वो ऑलरेडी काम कर रहा था यूएस में। तो उससे पूछे तुम कितना कमाते हो, तो ही सेड कि ज्यादा तो कुछ नहीं बट एटलीस्ट मैं लगभग 2.5 या 1.5 डॉलर तक तो कमा ही लेता हूँ। अगर उसका स्कोप देखा जाए कि 20 साल में तुम कितना बचा पाओगे, तो बोला क्या जितना उसका महीना है ना उतना हम सेव कर पाएंगे। तो एक टैक्सी ड्राइवर, और बोला क्या इसका क्या गारंटी है कि हर दिन आपका इनकम होगा। तो उसने बोला कि मैं रीड करता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ, और दूसरी बात नया टैक्सी लूंगा, फिर कजाकिस्तान से आदमी को बुलाऊंगा और उस पर 5% उसको देकर अपना काम आगे बढ़ा दूंगा। तो बेसिकली एन MBA ग्रेजुएट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ पर्सन हु इज जस्ट राइडिंग अ टैक्सी, देयर इज मच मोर डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमी। और ये बात क्या पता चलता है, दर्शाता है कि सर पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से आप बहुत ज्यादा संपत्ति कमा ले इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, बस भूख होना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं? और ये मैं बहुत बड़े रिसर्च और उसकी बात बता रहा हूँ, आप जाकर सुन लेंगे। तो लॉजिकली सर क्या है, करेज और इरादा, और मेरे डायरी के फर्स्ट पन्ने पे यही है। और मुझे जब समझ में आया तब मैं यही सोच रहा था कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ और कोई एक ऐसा आदमी है जो पढ़ नहीं रहा है, वो दुकान खोला हुआ खाद का, और इतना बढ़िया कर रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। भाई कुछ तो चक्कर है ना कि आप और हम पढ़ रहे हैं और फिर भी हमसे ज्यादा पैसा, या लाइफ में देखो इंडिया में बोला जाता है पैसा ज्यादा कमाना को बेकार, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा इज्जत उसी की है। याद रखो किसी प्रोफेशन की इज्जत नहीं होती जब तक उसमें पैसा नहीं है। एक्टिंग से पहले सब कोई क्या बोलता था, नचनिया। शाहरुख खान से पहले भी सब बोलता था भांड। भांड आज भी गलत वर्ड है, और शाहरुख खान क्या बोलता पता है, भांड ही सही, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं। लेकिन जब इतना पैसा आने लगा एक्टिंग में, क्या आज एक्टिंग क्या बन गई, करियर बन गया। कि आज और हम और आप उसको परसू करना चाहते हैं कि हम भी एक एक्टर बन जाए, लेकिन पहले वही एक्टर को तो नचनिया, अलग अलग बात बोला जाता है। समझ पा रहे हो? तो किसी प्रोफेशन का इज्जत तब बढ़ता है जब उसमें पैसे आते हैं, उस पर सारा नियम कानून खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप IAS बन रहे हैं, नियम ताक पे रखिए, सोसाइटी का प्रेशर जाने दीजिए उधर। सिंपल एक याद रखिए, हिम्मत और भूख रखिए, बन जाए। क्या क्लियर है? सुन पा रहे हो क्या? भूख है तो बनोगे, याद रखना, नहीं तो आप कितना भी तेज हो पढ़ने में नहीं बनोगे, ध्यान रख लेना। टैलेंटेड हो नहीं बनोगे, भूख रखोगे, IAS बनना है। रुको ही मत। 1 रुपए में कोई आपको बोला ना नहीं नहीं रुकेंगे नहीं, 1 रुपए में नहीं काम चलेगा, हमको चाहिए 1 लाख और IAS का सैलरी है 1 लाख। ऐसे बस भूख रखिए और हिम्मत रखिए, हो जाएगा, बाकी कोई जरूरत नहीं। आते हैं डायग्राम पे, तेजी में डायग्राम पे आते हैं। ये बना लिए पहले, फिर से क्लियर कर दूं। 0 से हम बढ़ते गए हैं 1000 तक, इधर -100 से लेते हुए हम +100 तक पहुंचे। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ और देखते हैं कौन कौन सोच पा रहा है। धमाल फिल्म कितने लोग देखो, हाथ खड़े करो। धमाल दोनों तब तो और बढ़िया बात है। अच्छा मान के चलिए पृथ्वी पे टेम्परेचर अभी चल रहा है मान लीजिए 25। हम बस अच्छा ये जो 20 से 40 के बीच में, तो ये तो होना चाहिए 10 होना चाहिए। मैं अभी बस आपको आपके सहूलियत के लिए 25 या 30 पृथ्वी पे टेम्परेचर चल रहा है, मान लीजिए चलिए 30 के साथ चलते हैं। सुन पा रहे ध्यान से? अब इस 30 टेम्परेचर से हम आगे बढ़ रहे हैं।
आगे बढ़ रहे हैं तो हम लेके चल रहे हैं माइनस, यहाँ पे आ गए -60। कहाँ पे आ गए? ट्रोपोस्फेयर में था कि मेसोस्फेयर में था? ट्रोपोस्फेयर में था। अरे ट्रोपोस्फेयर में -60 तक था ना जी, यस और नो? ट्रोपोस्फेयर में था कि टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है? घटता है, और टेम्परेचर 18 किलोमीटर तक घटेगा। तो पृथ्वी पर जो भी टेम्परेचर है वहां से लेकर सबसे मैक्सिमम कितना तक पहुंचेगा? -60। इसके सामने कितना बचे डिस्टेंस? 18 किलोमीटर। तो अगर हम ये जो है इसको माने स्केल 20, तो समथिंग हम इसको मान ले कि 18 किलोमीटर है। यस और नो? ठीक। अब सर इसमें ना एक मैं ऐसे लाइन कर रहा हूं, हम लोग कहां तक आए? 18 किलोमीटर तक। अब 18 से कहां जाना है जल्दी बताइए? 50 ना सर, ये 60 रहा, मैं समथिंग कुछ यहां मान लेता हूं। यस और नो? इधर फिर से बोल रहा हूं, टेम्परेचर जो हमारा -60 तक आया है, ये -60 के बाद टेम्परेचर कहां जाएगा? 0। अरे यस और नो? 0 इधर है ना जी, कहां 0? ये, यानी कि ये कुछ यहाँ कुछ यहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट। यस और नो? और इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? 50। अरे हाँ या ना? तो समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है, हाथ खड़े करो। अब आ गए यहाँ पर 0 पे आ गए। 0 से अब ट्रोपोस्फेयर के बाद हम आ गए दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटो के बाद फिर कहाँ जा रहे हैं? मेसोस्फेयर। और मेसोस्फेयर का डिस्टेंस कितना था? कितना? 80। यानी कि 50 से अब कहाँ जाएंगे? 80 किलोमीटर। तो 50 यहाँ है, और टेम्परेचर अब फिर से हमको लेके जाना है कहाँ पे? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। मेसोस्फेयर कोल्डेस्ट है, और मैंने लिखवाया था -90 तक जाएगा। अरे कितना? तो यहाँ से एक लाइन और खींचता हूँ और लेके जाता हूँ -90। ये -100 है, मैं यहाँ मान लूँ। और ये मैं मान लेता हूँ -90 होगा। सुन पा रहे हैं? और डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 80। तो क्या ये डिस्टेंस मैं मान के चलूं कि 80 होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सहूलियत के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप बना लेंगे। सुन पा रहे हैं? ठीक। अब 80 के बाद सीधा कहाँ जाएंगे? 640। 80 के बाद कितना? 640। इसीलिए मैं बोला था कि जब बनाऊंगा डायग्राम तो वहां पे बता दूंगा मैक्सिमम कितना जाएगा। अब ये 80 से 640 ऐसे कुछ जाएगा। अब मैं देखो मिटा रहा हूँ सब। अब जरा देखना क्या बन रहा है ऐसे, थोड़ा डब्ल्यू टाइप का बन रहा है ना? तो बोलो कुछ बन रहा है ना? धमाल फिल्म इसीलिए पूछा था। धमाल फिल्म में डब्ल्यू नहीं बना हुआ था, पेड़ ऐसा लगा हुआ था कि डब्ल्यू करा, डब्ल्यू के नीचे। अच्छा उस सबको एक ही बार दिखता है कि अच्छा डब्ल्यू यहाँ है, किसको दिख नहीं रहता वो पेड़ का है, एक बार एक को दिखता है, उस वक्त कहता है सबको एक ही समय दिखता है। अब फिर से बोलो कितने लोग धमाल देखो, सही में देखे हो ना? तो डब्ल्यू का रिएक्शन क्या नहीं आ रहा है आपका? अब इधर देखिएगा, क्या क्या देखे? नहीं देखो ही, अच्छी मूवी है। मैं भी फर्स्ट टाइम देखा था, खूब हंसा था। और फिर पहली बार हम लोग देखे थे, मतलब फैमिली के साथ देखे थे। वो जबरदस्त मूवी है, मतलब पॉजिटिव कॉमेडी है उसमें, काफी पॉजिटिव कॉमेडी है। उसका बाप जो गाड़ी से इतना प्यार करता है, वही गाड़ी वो आइडिया क्या लगता है, ले जाता है और बोलता है कि अगर यहाँ से इतने की स्पीड से जाएंगे तो हम लोग जो है उसको कवर अप कर जाएगा। तो टेस्ट करने के लिए एक पत्थर छोटा सा उठाता है, कहता है ये यूं गया और ऐसे फेंकता है, वो जो पुल रहता है वो भी टूट जाता है, जो ऊपर आया रहता है वो, और लास्ट में कूदाता है तो गाड़ी खत्म हो जाती है। मतलब बहुत अच्छा मूवी है। लास्ट में तो बोलता है कि रेड बटन दिख रहा है, कहता हाँ दिख रहा है, दाब दिए, कर नहीं दाबना। अब वो अलग लेवल पे काम कर रहा है। उसका बाप उसको पीछे जा रहा है, सुनता नहीं है, ये सुनता नहीं है। उसमें भी मिडिल क्लास का अप्रोच है कि बेटा बाप का सुनना नहीं चाहता है, बाप भी नहीं सुनना चाहता। चलिए इधर देखिए, इसे लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, समझ में आ ही गया होगा आपको। अर्थ पे टेम्परेचर कुछ इतना था, हम अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 0 से सीधा हम आप कौन सा 18 किलोमीटर पर पहुंचे? अरे यस और नो? 18 किलोमीटर पहुंचे तो टेम्परेचर कितना हुआ? -60। यस और नो? सर आप ये लाइन काहे ला खींचे? सर यही लाइन सबसे इम्पोर्टेंट। आप मुझे बताइए
18 किलोमीटर से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो एक ही बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा घट जाएगा क्या? नहीं यार, कम से कम कुछ तो रहेगा, धीरे धीरे शाम होती है ना। तो सर ये जो है इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। पॉज मतलब कि कुछ समय तक वो टेम्परेचर उतना तो रहेगा, फिर धीरे धीरे कम होगा ना। अरे ऐसा नो, अब फिर ये टेम्परेचर क्या जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और बढ़ के कहाँ जाएगा? जीरो पे। अरे ऐसा नो, यहाँ पे भी जाएगा तो जीरो पे अगर जा रहा है टेम्परेचर, तो अचानक से यहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस से बढ़ता तो प्लस तो नहीं होगा। तो इसको कौन सा बोलेंगे? जल्दी बोले, स्ट्रेटोपॉज। अरे ऐसा नो, उसी तरीके से फिर ये क्या हो जाएगा? मेसोपॉज। और फिर उसी तरीके से आगे जाकर जितना सारा है वो हो जाएगा। तो अभी के लिए पूरा डायग्राम अभी बना नहीं है, अभी तो बस आपको मैंने बताया। एक इसको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हाथ खड़े करो। ये सिर्फ डायग्राम आपको पूरा का पूरा दे देगा, और जब आपको नहीं समझ में आया मेंस में सिंपल ही डायग्राम बना के आ जाना। फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, गारंटीड। मतलब बाकी उसकी मर्जी। तो खैर प्रीलिम्स के सारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक बना लो पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ तक बना लो क्योंकि आगे थोड़ा सा लोचा है। जल्दी बना लीजिएगा, जो बना लिए ठीक है। बना लिए? देखो, अब 80 से अगर हम जाते हैं 640 तक या उससे ऊपर, ठीक है, तो थर्मोस्फीयर इसके बाद से शुरू हो जाएगा। मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, थर्मोस्फीयर लिख रहा हूँ। और थर्मोस्फीयर तो क्या लिखा था? आयोनो प्लस एक्सो। अरे है ना? तो ऊपर का जो लाइन है वो थर्मो इक्वल टू आयोनो प्लस एक्सो हो जाएगा। ये हो गया आपका ट्रोपो, ये हो गया आपका स्ट्रेटो, ये हो गया मेसो, और ये थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में दोनों वहीं गए, आयोनो प्लस एक्सो, मामला निपट गया हमारा। 80 से 640 कौन सा स्फीयर था? आयोनोस्फीयर। और 640 से 1000 कौन आ गया? एक्सोस्फीयर। समझ पा रहे हैं? बस तो फिर मामला एकदम इंटरेस्टिंग रखिए, आगे बढ़िए। बना लिए? यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 80 के बाद से आप सीधा जो फैलाए हैं वो सीधा कहाँ तक पहुंच गया है? 1000 तक। अरे यहाँ है ना, और पूरे 1000 तक 80 के बाद जो जा रहा है, क्या हम बोल सकते हैं थर्मोस्फीयर को लिख सकते हैं? ऐसा क्या बताना, 80 से 1000 तक है या ना में बताना, यस और नो में खाली। थर्मो को तो लिख सकते हैं ना, आयोनो को नहीं लिख सकते, एक्सो को नहीं लिख सकते, लेकिन थर्मो को लिख सकते हैं क्योंकि थर्मोस्फीयर क्या है? आयोनो प्लस एक्सो। आयोनो शुरू होता है 80 से 640, 640 से 1000, तो थर्मो डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 80 से 1000। और एक क्वेश्चन पूछा था और उसमें फिर दिक्कत हो जाता है, तो 80 से 1000 डायरेक्टली थर्मो नहीं लिखकर आयोनो प्लस एक्सो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 640 तक आयंस का बहुत ज्यादा अपना वहां असर होता है, इसलिए उसको आयोनोस्फीयर नाम दे दिए। और उसके बाद एक्सोस्फीयर में जैसे गए मामला निपट गया, वहां से अंतरिक्ष शुरू हो गया। सुन पा रहे हैं? तो डायग्राम क्या क्लियर है आपको? दोस्तों बोलो ना। ठीक, इधर राइट साइड में आपके अपने डायग्राम के बगल में जो होता है स्केल, उस तरीके से लिख लीजिएगा। फिर से 0 से 18 किलोमीटर टेम्परेचर कितना जाएगा मैक्सिमम? -60 है ना। दूसरा 18 से 50 किलोमीटर कितना? 0 डिग्री। 50 से 80 किलोमीटर कितना टेम्परेचर? -90 ना, बोलो ना। उसके बाद 80 से 640, 640 से 1000 दोनों में लिखना टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड हाई। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और हाई, मतलब कि 80 के बाद से टेम्परेचर दोनों में इंक्रीज करेगा। इसलिए मैं बोला था कि डायग्राम जब बताऊंगा तो इसमें कोई मैक्सिमम टेम्परेचर का कोई भी साइंटिस्ट ने आज तक नहीं दिया कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, इसलिए हम उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ ये बात करेंगे कि आयोनो हो या एक्सो हो, उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो सर फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं इसको, खत्म यहीं पे।
आपको बताते जाना है, आपने बनाते जाना है। ट्रोपोस्फीयर टेम्परेचर घटा बढ़ा, घटा 0 से 18 -8, 18 से 50 0 डिग्री, 50 से 80 -90 है ना जी, 80 से 640, 640 से 1000, दोनों में टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर है? मैक्सिमम टेम्परेचर उसमें नहीं यूज करेंगे, उसमें टेम्परेचर से लिख देंगे टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो कहाँ से शुरू होगा, -90 से ही आगे जाएगा, तो -90 से होते हुए पहले 0 पे जाएगा, फिर 0 से आगे बढ़ेगा। और इसलिए आपको सिंपल याद रखना है कि सर 640 यानी कि 80 से 1000 के बीच में टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा। सुन पा रहे हो? अब मामला आता है नेक्स्ट हेडिंग डालिए, होमोस्फीयर। एक टेबल बना लेना, मतलब दोनों तरफ, एक तरफ लिखना होमो, दूसरी तरफ लिखना हेट्रो। पहले डायग्राम कितनों समझ में आ गया? तो मुझे जोर से बोले ऐसा नो, फिर लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ। इधर आपको यहाँ से चलेंगे ट्रोपोस्फीयर, यानी कि हम जो नॉर्मल टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद जिस टेम्परेचर तक हम लोग गए वो टेम्परेचर ऑलरेडी क्या है, -60 तक गए। एंड इन ट्रोपोस्फीयर इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैक्सिमम टेम्परेचर -60 से ज्यादा नहीं जाएगा। सुन पा रहे हैं? जो बीच का रेखा है वो ट्रोपोपॉज है, क्योंकि कुछ समय के लिए वो टेम्परेचर लगभग वैसा ही रहेगा, अचानक से कम या अचानक से ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, यहाँ पे फिर आपको मेसोपॉज है, और फिर उसके बाद आगे 82 आगे तक जाएंगे तो ऑटोमेटिक सीधा वो थर्मोस्फीयर में काम करेगा, जहाँ टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करता है। यहाँ तक क्लियर है? जोर से बोलो ना, बस 5 मिनट और है तो क्यों, बस 5 मिनट और, उसके बाद निकल जाएगा। इतना ही रखेंगे, मतलब टाइम उससे क्या होगा। आज मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हैं? नहीं भी आया तो हाँ बोलते रहिएगा। डायग्राम मिटा रहा हूँ मैं, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा इन डब्ल्यू शेप ऑफ लेयर्स ऑफ डायग्राम हाउ टेम्परेचर वेरीज इन 80 to 640 किलोमीटर, ऐसे पूछेगा। तो डब्ल्यू शेप डायग्राम क्या है आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, और उसके बाद मजे से आगे करेंगे। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, होमो एंड हेट्रो। लास्ट है, आज खत्म हो जाएगा ये, मैंने कल आपको बोला भी था कि कल खत्म हो जाएगा। और एक और बात, फ्रॉम टुमारो जो क्लास स्टार्ट होगा वो क्लास सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे होगा। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे विंड का मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट क्यों होता है, बरसात उसी समय ही पर्टिकुलर क्यों आ पाता है, और किसी भी जगह पे टेम्परेचर क्यों ही उस तरीके से होता है कि उसका माहौल वैसा हो, उस सब का आपको असर दिखेगा। इसीलिए आपकी मर्जी है, जो रिस्क लेना चाहते हैं रिस्क लीजिएगा। क्लाइमेटोलॉजी अगर जो छोड़ देता है वो फिजिकल ज्योग्राफी उसका बर्बाद हो जाएगा पूरा, उसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके बाद वो ऐसा ही आबाद नहीं बर्बाद। और क्लाइमेटोलॉजी बर्बाद मतलब इंडियन ज्योग्राफी बर्बाद, और इंडियन ज्योग्राफी बर्बाद मतलब आप बर्बाद। आप समझ पा रहे हैं? मतलब वाइस वर्सा है, बिल्कुल कोरिलेशन है। सुन पा रहे हैं? आबाद होने का कहीं से कोई। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आगे। तो मैंने बोला एक तरफ होमो बोला ना, और एक तरफ बोला हेट्रो। और आपको याद हो तो होमोसेक्सुअलिटी मैंने पढ़ाया था आपको पॉलिटी में। अब आप अच्छा होमोसेक्सुअलिटी का भी देखिएगा, अभी न्यूज में पूरा वो भी है जिक्र। आप देखोगे तो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सरकार बोलेगी वही होगा, सरकार बोल रहा है कि ये कौन सा बात हुआ, आपका काम हम पे क्या टाल रहे हैं। ये जो अब जो चल रहा है ये अलग टाइप का चल रहा है, इलेक्शन अभी आएगा ना तो बहुत सारा चीज चलेगा। बहरहाल होमो का मीनिंग मैंने पहले बोला था सेम, एक टाइप का होता है। होमोस्फीयर मतलब जिस लेयर में एक ही टाइप का कुछ भी हो, मतलब टेम्परेचर सिर्फ गर्म ही गर्म है, एक टाइप है। अब देखो ये मार्कर बना हुआ है, अभी देखना, हाँ ठीक है, मार्कर बना हुआ है। आपको व्हाइट दिख रहा है कि रेड दिख रहा है? पक्का ना, रतौंधी नहीं हुआ ना किसी को? ठीक है चलिए, नहीं सॉरी रतौंधी बोला, दिनौंधी बोलना चाहिए था मुझे। रतौंधी जानते आप? रात प्लस अंधा, जो रात का अंधा हो, और दिन का अंधा क्या? दिनौंधी, दिन प्लस मजाक। चलिए देखिए, व्हाइट दिख रहा है आपको? तो क्या ये सिर्फ व्हाइट से बना है और भी चीज से बना है? सिर्फ व्हाइट से। अरे हाँ या ना? अब हटा दिया, अब व्हाइट प्लस ब्लू, यस और नो? तो जब सिर्फ एक ही चीज से बना हो तो होमो, और जब बहुत सारे कुछ मिक्सचर से बना हो तो हेट्रो। ये आपको समझाने के लिए बोला, पहले क्लियर है यहाँ तक? तो सर होमोस्फीयर में अगर हम बात करते हैं, ऐसा लेयर जिसमें टेम्परेचर सिर्फ ठंडा ही हो, कभी ठंडा कभी गर्म ना हो, मतलब ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म, सेम चीज हो, कोई भी फीचर हो सकता है, उसको बोलेंगे होमो। और जो अलग हो उसको हेट्रो। होमो लिखो, एक लाइन तेजी में लिखो।
पहले जहां जहां वर्ड रहेगा होमो, वहां पे पहले समझ लेना होमो का मीनिंग क्या होता है, सेम, एक जैसा। होमो वर्ड जान, होमो सैपियंस आ गया, फिर उसके बाद होमोस्फेयर, उसके बाद और भी बहुत सारे वर्ड्स होमो में ज्यादा, जहां होमो आया सेम। आगे लिखिए, लिखिए मीजोस्फेयर तक, ऐसे ही ठेठ भाषा में लिखना इसमें। मीजोस्फेयर, आप मुझे बताओ, इधर इधर प्लीज ध्यान से समझना, फिर से पूछ रहा हूँ और प्लीज सिर मत डुलाना, मतलब सही से बताना। मीजोस्फेयर तक आपको गैस मॉलिक्यूल कम से कम एक जैसा या थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, अरे हाँ है ना? मैंने बोला तो था मीजोस्फेयर तक आकर गैस मॉलिक्यूल्स लगभग कम होना शुरू हो जाएगा और मीजोस्फेयर के ऊपर जाते जाते गैस मॉलिक्यूल खत्म, अरे है ना? तो मीजोस्फेयर तक जितना भी लेयर है उसमें एक चीज सेम है, क्या? गैस मॉलिक्यूल पहले लेयर में भी है, दूसरे लेयर में भी है, तीसरे लेयर में भी है। लेकिन जैसे ही मीजोस्फेयर से ऊपर गए, मीजोस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आयोन में, गैस मॉलिक्यूल लगभग खत्म, एक्सोस्फेयर में पूरा खत्म। तो सर मीजो तक एक जैसा व्यवहार है, इसलिए उस तक के लेयर को होमोस्फेयर बोलते हैं, और मीजो से ऊपर जाते जाते उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोस्फेयर। लेकिन पहले लिखो, मीजोस्फेयर लिखो, सॉरी मीजोस्फेयर तक लिख लिए, गैस मॉलिक्यूल लगभग एक समान होते हैं, इक्वली होते हैं। So we say it as homosphere. So we say it as homosphere. दूसरा लिखिए, हेट्रोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद, हेट्रो में लिखिएगा, मीजोस्फेयर के बाद ड्रास्टिक चेंज इन, ड्रास्टिक एकदम से अकस्मात, मीजोस्फेयर के बाद ड्रास्टिक चेंजेज इन परसेंटेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, परसेंटेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मीजोस्फेयर के बाद ड्रास्टिक चेंज इन परसेंटेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल so it is called heterosphere, so it is called heterosphere। और हेट्रो का मीनिंग क्या होता है, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, अलग, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, होम मतलब, तो देखो गैस मॉलिक्यूल्स ड्रास्टिक चेंज इसके बाद होता है मीजोस्फेयर के बाद। सर मीजोस्फेयर के बाद आयोनों में गए तो गैस मॉलिक्यूल्स लगभग एकदम समाप्ति टाइप हो गया, यहाँ पे सीधा क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ऊपर गए तो वहां कुछ अलग ही चल रहा है। यानी कि पहला लेयर जो आयोनोस्फीयर है वहां से हमको गैस मॉलिक्यूल्स का एक अलग टाइप का चीज दिखा, और एक्सोस्फीयर में गए तो कुछ अलग ही दिखा। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है, जहां तक सेम दिखे तो क्वेश्चन यही पूछता है, ऐसे क्या पूछेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ होमोस्फीयर, इसमें से कौन सा होमोस्फीयर का पार्ट है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन बी आयोनोस्फीयर, ऑप्शन सी थर्मोस्फीयर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने बोला कि इसमें से कौन सा भाग है किस चीज का, जल्दी बोलो ना, होमोस्फीयर का। तो होमोस्फीयर में कौन कौन आ जाएगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, और हेट्रो में कौन कौन आ जाएगा, आयोनो, एक्सो, और या फिर कहें थर्मोस्फीयर, आया ना? तो सर इसीलिए दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि पहला ट्रोपोस्फीयर, कॉमा दूसरा स्ट्रेटो, और तीसरा लास्ट बोलिए जल्दी मेसोस्फीयर। ये तीन आ जाएंगे होमोस्फीयर के अंदर, क्योंकि तीनों में गैस मॉलिक्यूल्स का लगभग समान अनुपात में डिस्कशन होता है। और यहाँ पे आ जाएगा सर, सिर्फ सीधा लिख लीजिएगा क्या, थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर का मीनिंग है आयोनो प्लस एक्सो। चलिए कहानी यही तो होता है, द एंड, क्लास होती है खत्म 2 मिनट के बाद। कल के लिए थीम पहले ही बना देता हूँ कि इसके बाद कैसे पढ़ना है, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। मैं मिटा रहा हूँ लास्ट आज के लिए। चलिए आइए समझिएगा,
अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग, फिर से बोल रहा हूँ, मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, क्लाइमेटोलॉजी, वेदर क्लाइमेट का अंतर, अरे हाँ है ना, उसके अंदर हम लोग ट्रोपोस्फीयर अलग अलग लेयर पढ़े, उस लेयर के अंदर हम लोग और भी जाने क्या चीज, नाइट्रोजन का है कि यूजेस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या है, पराली जलन के बाद क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव क्या होता है, अरे पढ़ाया ना, ये सब कुछ आपको बता दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब सर हम इस लेयर को खत्म कर दिए, अब दूसरा हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। तो अब तक क्या मजाक चल रहा था, मजाक ही चल रहा था, जो आपको बाद में मजाक बना देगा एग्जाम में। सर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, तो लिखिए सम, ऐसे नहीं सम नहीं लिखिए, पैटर्न लिखिए, पैटर्न, पैटर्न ऑफ नेक्स्ट टॉपिक। ये इसलिए लिखवाता हूँ ना आपको दिमाग में, जैसे मुझे रिवीजन करना होता है तो मैं ऐसे जाकर आराम से बैठता हूँ और सोचता हूँ कि क्या क्या है उस टॉपिक में, नहीं याद आता है तो पढ़ के देख लेता हूँ, तो मैं याद रखता हूँ, अच्छा प्रेशर पढ़ना है, विंड पढ़ना है, अच्छा फिर क्लाइमेटोलॉजी में आगे जाकर थोड़ा सा विंड के बाद ओशनोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ना है, ये सोच लेता हूँ, तो मुझे टॉपिक याद आ जाता है। कि नहीं अगर याद आता है जाकर फिर पढ़ लेता हूँ। सर इसीलिए आपको भी वही काम करना है, क्लियर है। तो क्या करना है, पैटर्न में सबसे पहले लिखिएगा, क्या पढ़ेंगे, तो पहला लिखिएगा प्रेशर पढ़ेंगे, प्रेशर। प्रेशर के बाद हमारा कारवां चलेगा दूसरा विंड, विंड के बाद तीसरा कारवां, प्रेशर के बाद विंड, विंड के बाद पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी या रेनफॉल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोल दिया हूं, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, रेनफॉल, ठीक है, या बोल दो उसको आप ऐसे बादल का बरसना, बादल कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग बादल, कौन सा बादल आंधी तूफान लाएगा, कौन सा बादल आराम से बह के चला जाएगा, ये सब कुछ उसमें पढ़ेंगे, समझ पा रहे हैं। यहाँ में लिखा है ह्यूमिडिटी HUMIDITY, ठीक है। दूसरा है रेनफॉल RAINFALL, रेन को फॉल करा दिए, यहाँ तक क्लियर है। हाँ अब उसके बाद नेक्स्ट तीसरा लिखिए, तीसरा के बाद चौथा ना जी, चौथा लिखिए ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इस पे एक और भी वर्ड जोड़ लीजिएगा, प्रेसिपिटेशन। ये सब सुने हुए हैं आप, लेकिन आप जो सुने हुए हैं वो ऐसा है ही नहीं, सारा मामला यहाँ अलग है। प्रेसिपिटेशन अलग होता है, रेनफॉल अलग होता है, लेकिन जब आप वाटर साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन को रेनफॉल को ही दिखाते हैं, बट यहाँ आपको समझ में आएगा नहीं, प्रेसिपिटेशन इज डिफरेंट एंड रेनफॉल इज डिफरेंट, स्नोफॉल इज डिफरेंट, रेनफॉल इज डिफरेंट। वहाँ सब एक ही साथ पढ़ देते हैं, हाँ धूप आएगा, समुद्र गर्माएगा, ऊपर इवापोरेट करेगा, फिर उससे आप बारिश निकाल देगा, हाँ बारिश हो गया, ठीक है, साइकिल रिपीट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। आप समझ रहे हैं, ये ऐसे बोला जाता है, तो रटा हुआ रहता था। अब आते हैं इसके बाद चौथा, ह्यूमिडिटी के बाद फोर्थ पॉइंट लिखिएगा साइक्लोनिक सिस्टम। जैसे साइक्लोन आप पढ़ते हैं, साइक्लोन सुना होगा ना, साइक्लोन आ गया, अभी आने वाला है साइक्लोन, भगवान करे ना आए, मनुष्य बर्बादी ना हो, साइक्लोन आए उड़ीसा वगैरह एरिया, तो उड़ीसा में ही साइक्लोन क्यों आता है और क्यों नहीं आता है और सारे क्षेत्र में, तो ये सब चीज जानने के लिए जाना जरूरी है। साइक्लोनिक सिस्टम लिख लीजिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है ये। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए जेट स्ट्रीम, पांचवा जेट स्ट्रीम, और छठा जो अंतिम है उसको लिखना है वर्ल्ड क्लाइमेट, पूरे विश्व का क्लाइमेट। अगर मैं यूं कहूं तो क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना सर, टोटल 6 तक है, फिर रिपीट कर देता हूं। प्रेशर, प्रेशर बनाया, विंड हुआ, विंड के बाद ह्यूमिडिटी पे आया, बारिश करवाएंगे, ह्यूमिडिटी से फिर आगे चले साइक्लोनिक सिस्टम, बारिश ज्यादा हो गया या कम हो गई इसके कारण साइक्लोन हो गया, साइक्लोन से आगे बढ़े जेट स्ट्रीम, कुछ हवा ऐसी होती है जो ठंडी हवा होती है और बहुत कम समय के लिए चलती है जिसके कारण बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, और जेट स्ट्रीम का उसके बाद है वर्ल्ड क्लाइमेट। वर्ल्ड क्लाइमेट में हर टॉपिक का उसमें एक होता है क्या वो सॉरी कोडिंग होता है, जैसे मैंने लिखा CWG, CWG का मीनिंग है कि शायद वहां पे कौन सा टेम्परेचर कितना डिग्री के बीच में है, वहां पे कितना बारिश होगा, वहां पे कितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा, ये सारा कोडिंग में रहता है। इसीलिए हर, जैसे बोला मैंने बिहार का लिख दिया, बिहार का लिख लो CWG, बिहार वर्ल्ड क्लाइमेट पे CWG रिप्रेजेंट करता है। बोलेंगे CWG क्या है सर, आप सोचेंगे CW मतलब क्लास वर्क और G मतलब सर जी बोले नहीं मतलब ऐसा नहीं है, तो CWG का भी अलग है, इंडिया का फिर कोडिंग अलग है, अलग अलग जगह पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजे से कवर करेंगे। और सच बोल रहा हूँ दिल से, मैं ये डायलॉग मेरा जरूर है, लेकिन क्या वाकई इंपॉर्टेंट नहीं होता क्लास, ये क्लास छोड़ेंगे तो तनाव हो जाएगा आपको। और मैं अगर बोलूँ क्लाइमेटोलॉजी छोड़ देंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी आप
मतलब नहीं पड़े यहाँ, क्योंकि सारा कुछ है। अब देखते हैं जैसे अभी के समय में आप खड़े हैं और एकदम हवा तेज चल रही है, बहुत लोग बोलते हैं इसमें जाओगे तो नट्टी दबा के कुरकुरा देगा, बहुत गाँव वालों भी बोलते हैं घुमाऊआ बा एवं पास में मत जाना। वो क्यों होता है, कैसे होता है, लॉजिक नहीं। बहुत गाँव में बोलते तो हैं ये भावरा है, बोलते हैं कि पास में मत जाने तो तुमको लपेट के पूरा देह तोड़ देगा और ऐसा अरे मैंने तो सुना है, मैं बचपन से मैं बोला ना गांव से मैं काफी प्रभावित हूँ गांव के लोगों से। पर जब होटल से आता था ऐसा वैसे नुस्खे मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं। वो क्यों होता है आगे बताएं। कुछ ये भी बोलते हैं कि तुम्हारा भावड़ा नहीं है ना तो तुम डूब जाएगा अगर खाएगा। अरे भी तो होता है, अलग अलग मीट है। अब उसके लिए कुछ लोग देखते हैं भावड़ा नहीं है तो जानबूझ के काला पे दाग लेते हैं, क्या भावड़ा बार हम नहीं डूबेंगे। मतलब बच्चों ने जब नहर में नहाते थे, नहर में नहीं जानते, गांव के बच्चे अभी खूब कूद जाते हैं, सुबह में नहा के एकदम मस्त आ जाते हैं। सोचिए स्विमिंग पूल शहर में बनाया जाता है, गांव में एकदम आराम से नहा रहा है, पोखरा में भैंसियों नहा रहा है, नहा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त है। मतलब इतना मेरे को ना, मैं जब सबसे अच्छा मेरे लिए पिक्चर बोलोगे मेरे दिल से क्या है, मेरा दिल से सबसे मस्त मैं बताता हूँ लाइफ का, जो मेरे दिल से कभी जाता ही नहीं। मैं एक चीज देखा था, क्या एक मजदूर एकदम है और रिक्शा रखा हुआ है पीछे वाले और जा रहा है और उसमें अपने वाइफ को, उसके दोनों छोटे बच्चे हैं और आराम से बैठा बोल रहा था, तेजी में जा रहा है। दुनिया का सबसे अच्छा मतलब इंटरटेनमेंट उसका है। रात में जा रहा है, हवा इतना मस्त लग रहा है, औरत भी बैठी हुई है, दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और दोनों बाप जो है गाड़ी तेजी में चलाते जा रहा है एकदम, और एकदम खुला खुला है, वो रिक्शा है, वो टांगा टाइप, मतलब टांगा भी नहीं कह सकते, पूरा वो वाला जिस पर लाद के सामान मिलेगा, पूरा खुल्लम खुला है, जा रहा है एकदम। और बच्चा दोनों एकदम हाथ फैला के टाइटेनिक मूव में एकदम बैठा हुआ है। सर क्या BMW, क्या वो सनग्लास, उन सब से समझदारी है। क्योंकि मुझे उसमें अच्छा ही लगा था, राइटर थोड़े होते हैं इमोशनल टाइप, कि जो लोग का बॉन्डिंग मुझे दिखा वो इतना प्यारा दिखा। शाम में कमा करो जा रहे हैं और फिर भी इतने खुशी से जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर मिडिल क्लास का शाम का आदमी है और जो जॉब से जैसे कुछ बोलोगे पापा मेरे लिए खिलौना नहीं लाए, आपस में बाप गुस्सा जाता है, लेकिन इतना मस्त है। ठीक है, पहले समझ में आ गया। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर से है आपके लिए बोलता हूँ, मत छोड़िएगा, नुकसान हो जाए। बाकी मिलते हैं कल। अच्छा कल कंटिन्यू करेंगे, 2 मिनट और रुक जाइएगा, 2 मिनट धैर्य रखिए, भाव नहीं बनना पड़ेगा ना।